पंडिचेरी के प्रशासक तथा अंडमान निकोबार द्वीप समूह के प्रशासक को क्या कहते हैं? उपराज्यपाल। बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा के लिए कितनी सीट निर्धारित की गई हैं? बिहार में लोकसभा की 40 सीट, राज्यसभा की 16 सीट निर्धारित की गई हैं। भारतीय संघ की कार्यपालिका का प्रधान राष्ट्रपति है। उसमें संघ की कार्यपालिका शक्ति निहित है। राष्ट्रपति इस शक्ति का प्रयोग किसकी सहायता से करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल की सहायता से। कानून निर्माण हेतु प्रस्तावित विधेयक के कितने वायन होते हैं? 3। राष्ट्रपति कितने समयांतराल के पश्चात वित्त आयोग का गठन करता है? प्रत्येक 5 वर्ष के पश्चात। संविधान सभा के प्रारूपण समिति के अध्यक्ष डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे। इस समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 7। संविधान के किस भाग में मौलिक अधिकार के प्रावधानों को शामिल किया गया है? भाग 3 में। संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का अलग से उल्लेख नहीं है। यह स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में अंतर्निहित है? अनुच्छेद 19 में। राज्यसभा तथा लोकसभा के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष। संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष का मनोनयन किसके द्वारा किया जाता है? लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। धन विधेयक के संबंध में राज्यसभा को किस प्रकार का अधिकार है? केवल सिफारिशी का अधिकार। लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्रों का परिसीमन कौन करता है? परिसीमन आयोग। भारत में उच्च न्यायालयों की संख्या कितनी है? 24। भारत में वर्तमान में कुल कितने राज्य हैं? 29वां राज्य तेलंगाना। यदि कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से विदेशी राज्य की नागरिकता अर्जित कर लेता है, उसकी भारतीय नागरिकता का क्या होता है? स्वतः समाप्त हो जाती है। भारत में संविधान सभा का गठन किस योजना के प्रस्तावों के अनुसार किया गया? कैबिनेट मिशन के योजना के तहत। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन के संबंध में प्रावधान संविधान की किस अनुसूची में किया गया है? 5वीं तथा 6वीं अनुसूची में। संविधान का प्रारूप संविधान सभा ने कब स्वीकृत किया? 26 नवंबर 1949 को। सर्वप्रथम किस अधिनियम के द्वारा भारत के प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन व्यवस्था की स्थापना की गई? 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा। भारत के शासनाध्यक्ष का संबोधन किसके लिए किया जाता है? प्रधानमंत्री के लिए। संविधान के किस भाग को भारत का मैग्ना कार्टा कहा जाता है? भारत के 3 को यानी भाग 3 को। विधान परिषदों में सर्वप्रथम किस अधिनियम के अंतर्गत भारतीयों को प्रतिनिधित्व दिया गया है? 1919 के अधिनियम के अंतर्गत। 15 अगस्त 1947 और 26 जनवरी 1950 के मध्य भारत का राजनीतिक दर्जा क्या था? ब्रिटिश राष्ट्रकुल का एक अधिराज्य। किसकी अनुमति से कोई भारतीय नागरिक विदेशी सरकार से कोई उपाधि या सम्मान प्राप्त करता है? भारत के राष्ट्रपति की अनुमति से। संविधान के किस संशोधन द्वारा मौलिक अधिकारों की संख्या घटा दी गई? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। राजस्थान उच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? जोधपुर में। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे सुकुमार सेन। भारत की सर्वोच्च विधि है संविधान। समान न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39A में। भारतीय संविधान की संघ और राज्यों के बीच शक्ति की विभाजन किस देश के संघ की प्रेरणा पर आधारित है? कनाडा। संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के कितने दिन पश्चात अध्यादेश अप्रभावी हो जाता है? यदि इस बीच संसद का एक प्रस्ताव द्वारा उस पर स्वीकृति न दे? 6 सप्ताह। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? अनुच्छेद 40। भारतीयों को सत्ता के हस्तांतरण का उल्लेख सर्वप्रथम कब किया गया? क्रिप्स प्रस्ताव 1942। ब्रिटिश संसद के लिए चुने जाने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दादा भाई नौरोजी। भारत की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन था? JB कृपलानी। यह कथन किसका है कि भारत का संविधान संघी कम है और एकात्मक ज़्यादा? KC व्हीयर का। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय किस देश में स्थित है? फिलीपींस में यानी मनीला शहर में। बियरर बॉन्ड स्कीम का उद्देश्य क्या था? काले धन की निकासी। ब्याज दर किस नीति से संबंधित है? मौद्रिक नीति से। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 1952 में। शेयर बाजार में अल्फा फैक्टर का क्या अर्थ है? वह अवधारणा जो किसी शेयर को अंतर्निष्ठ स्थिरता का मापन करती है। सदस्य संख्या के आधार पर भारत की सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है इंटक। किस अधिनियम के द्वारा भारत में वर्ग, जाति, धर्म आदि के आधार पर पृथक निर्वाचन क्षेत्र बनाने का प्रावधान किया गया? भारत सरकार अधिनियम 1909। मार्ले मिंटो सुधार। अंतर्राज्यीय मंत्रिपरिषद के संबंध में उपबंध संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 263। सरकारी उपक्रम समिति वित्तीय समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। लोकसभा एवं राज्यसभा में कितने सदस्य होते हैं? लोकसभा में 15, राज्यसभा में 7। राजस्थान उच्च न्यायालय एवं इलाहाबाद उच्च न्यायालय की स्थापना किस वर्ष हुई? 1949, 1866 क्रमशः।
किस संविधान संशोधन के द्वारा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री एवं लोकसभा के निर्वाचन संबंधी विवाद न्यायालय के क्षेत्राधिकार से बाहर किया गया? 39वां संविधान संशोधन 1975। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रेस की स्वतंत्रता की संबंधित बात है? अनुच्छेद 19। राष्ट्रपति किस सूची के विषयों पर अध्यादेश जारी नहीं कर सकता है? राज्य सूची। सर्वप्रथम किस राज्य में लोक अदालत आयोजित की गई थी? गुजरात में। 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया? अनुच्छेद 51A। संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के संविधान से। भारत की संप्रभुता किसमें निहित है? भारत की जनता में। विश्व में एकमात्र हिंदू राष्ट्र का नाम क्या है? नेपाल। भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है? भारत का महान्यायवादी। भारत को संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न लोकात्मक गणतंत्र राज्य कब घोषित किया गया? 26 जनवरी 1950 को। मूल अधिकारों को सर्वप्रथम किस देश में संवैधानिक मान्यता प्रदान की गई? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में। अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन कौन कर सकता है? राज्यसभा 2/3 बहुमत से। लोकसभा में विपक्षी दल के नेता के रूप में मान्यता प्राप्त करने के लिए दल का न्यूनतम कितने प्रतिशत सीटें प्राप्त करना आवश्यक है? 10%। संविधान सभा की पहली बैठक किस दिन प्रारंभ हुई? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान निर्माण की दिशा में पहला कार्य उद्देश्य प्रस्ताव था। 22 जनवरी 1947 को यह प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? जवाहरलाल नेहरू ने। मूल संविधान में राज्यों के 4 अलग अलग प्रवर्गों को समाप्त करने के लिए किसकी अध्यक्षता में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया था? फजल अली की अध्यक्षता में। संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? वैधानिक अधिकार। किस वर्ष संसद ने अस्पृश्यता या अपराध अधिनियम को संशोधित कर सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के मान से पारित किया? 1976 में। किस संविधान संशोधन अधिनियम ने राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को मौलिक अधिकारों की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली बताया? 42वें संविधान संशोधन 1976 में। भारत के कौन से राष्ट्रपति द्वितीय पसंद सेकंड प्रेफरेंस के मतों के गणना के फलस्वरूप अपना निश्चित कोटा प्राप्त कर निर्वाचित हुए? वी गिरी। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल की व्यवस्था है? अनुच्छेद 360। भारतीय संविधान कौन सी नागरिकता प्रदान करता है? एकल नागरिकता। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने 2 अक्टूबर 1959 को किस स्थान पर किया था? नागौर, राजस्थान। लोकसभा का कोरम कुल सदस्य संख्या का कितना होता है? 1/10। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद। राज्य स्तर पर मंत्रियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। नए राज्य के गठन अथवा सीमा परिवर्तन का अधिकार किसे है? संसद को। भारत में लोकसभा किसके द्वारा भंग की जाती है? प्रधानमंत्री के परामर्श से राष्ट्रपति द्वारा। भारतीय संविधान में संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में। राज्यसभा का सर्वप्रथम गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952। संसद का कोई सदस्य अपने अध्यक्ष की पूर्व अनुमति के बिना कितने दिनों तक सदन में अनुपस्थित रहे उसका स्थान रिक्त घोषित कर दिया जाता है? 60 दिन। लोकसभा अध्यक्ष को कौन चुनता है? लोकसभा के सदस्य। क्या संघ शासित क्षेत्र भी राज्यसभा में अपना प्रतिनिधि भेजते हैं? हाँ, भेजते हैं। केंद्र सरकार का संवैधानिक प्रधान कौन होता है? राष्ट्रपति। राष्ट्रपति पद के चुनाव संबंधी विवाद को किसे निर्देशित किया जाता है? सर्वोच्च न्यायालय को। देशी नरेशी के प्रिविवर्सों और विशेषाधिकारों को किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा समापन किया गया? 26वें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा। संविधान सभा का गठन किसकी सिफारिश पर किया गया था? कैबिनेट मिशन योजना की सिफारिश पर। संविधान का कौन सा अनुच्छेद सामाजिक समानता का अधिकार प्रदान करता है? अनुच्छेद 15। संवैधानिक संशोधन के लिए विधेयक को संसद के किस सदन में पेश किया जाता है? किसी भी सदन में। राष्ट्रपति पद पर कार्यकारी राष्ट्रपति के अलावा का सबसे कम अवधि के लिए पदारूढ़ रहने वाले व्यक्ति कौन हैं? डॉक्टर जाकिर हुसैन। राज्यों का भाषाई आधार पर गठन किस वर्ष किया गया? 1956 में। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा के नाम से जाना जाता है? अनुच्छेद 32। बिहार विधानसभा में सदस्यों की संख्या कितनी है? 243। लोकसभा के चुनाव क्षेत्रों का परिसीमन किस वर्ष की जनगणना के बाद किया जाएगा? 2026। गोवा को किस वर्ष राज्य का दर्जा दिया गया? 1987। नगर निगम के सर्वोच्च अधिकारी को क्या कहते हैं? महापौर। प्रथम लोकसभा चुनाव में कितने राजनीतिक दलों को राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता दी गई थी? 14। प्रधानमंत्री का सचिवालय किसके अधीन होता है? गृह मंत्रालय के अधीन। संविधान सभा द्वारा पारित संविधान में कुल कितने अनुच्छेद और अनुसूचियां थीं? 395 अनुच्छेद, 8 अनुसूचियां। भारतीय संविधान कितने भागों में विभाजित है? 22 भागों में। भारतीय संविधान के अंतर्गत संविधान के संशोधन में संविधान संशोधन संबंधी पहल का अधिकार किसे है? भारतीय संसद को। कौन सा अधिकार अब आपातकाल में भी समाप्त या सीमित नहीं किया जा सकता? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन की सुरक्षा का अधिकार। संविधान के अनुच्छेद 24 के अंतर्गत कितने वर्ष से कम आयु वाले किसी बालक को कारखाने या खाना या किसी अन्य जोखिम भरे काम में नियुक्त नहीं किया जा सकता? 14 वर्ष।
संविधान के अनुच्छेद 368 में किस प्रक्रिया का उल्लेख किया गया है? संविधान संशोधन की प्रक्रिया। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का स्वरूप क्या है? संघीय राज्य। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। यदि कोई सरकार निरक्षर तत्वों की उपेक्षा करती है तो उसे निश्चित ही इसके लिए मतदाताओं के समक्ष उत्तरदायी होना पड़ेगा। यह कथन किसका है? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर का। मताधिकारों के लिए न्यूनतम आवश्यक वर्ष आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन द्वारा की गई थी? 61वें संविधान संशोधन द्वारा। राष्ट्रपति पर महाभियोग का आरोप संसद के किस सदन द्वारा लगाया जा सकता है? संसद के किसी भी सदन द्वारा। संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है? अनुच्छेद 123। भारत का राष्ट्रपति किसी ऐसे प्रश्न पर जिसमें विधि और तथ्य के प्रश्न अंतर्गत हों किससे परामर्श प्राप्त कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय से। सर्वोच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण निर्णय में मुस्लिम पिताओं को भी आपराधिक प्रक्रिया संहिता की धारा 125 के दायरे में ला दिया है। इस निर्णय में क्या है? तलाकशुदा पत्नी के साथ रहे बच्चों के बालिग होने तक पिता पर उनके खर्चे की जिम्मेदारी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष व्योमेश चंद्र बनर्जी पुनः कब और किस कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्ष बने? 1892 इलाहाबाद अधिवेशन के। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद में अस्पृश्यता समाप्त करने का प्रावधान है? अनुच्छेद 17। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल कब सेवानिवृत्त होते हैं? नियुक्ति के 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूरी करने पर। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। किस विधेयक को धन विधेयक होने का अंतिम निर्णय कौन देता है? लोकसभा अध्यक्ष। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय व आत्मा कहा है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। किसी मंत्री के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाने की स्थिति में क्या होता है? मंत्रिपरिषद से त्यागपत्र देना पड़ता है। राज्यसभा के द्विवार्षिक चुनावों की अधिघोषणा कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत लोकसभा भंग कर सकता है? अनुच्छेद 85 के अंतर्गत। किस संविधान संशोधन के द्वारा प्रीवियस मान्यताएं व विशेषाधिकार समाप्त कर दिए गए? 26वां संविधान संशोधन 1971। संविधान के किस अनुसूची में राज्यपाल, राष्ट्रपति, भारत के मुख्य न्यायाधीश आदि के वेतन दिए गए हैं? द्वितीय अनुसूची में। राष्ट्रपति पर महाभियोग चलाने हेतु कितने दिन पूर्व से नोटिस देना होता है? 14 दिन। किसी अनुच्छेद में या किस अनुच्छेद में के अंतर्गत राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? अनुच्छेद 54। विधान परिषद की कुल सदस्य संख्या का कितना भाग विधानसभा से चुनकर आता है? 1/3 भाग। संविधान के अनुच्छेद 75 में किसके बारे में चर्चा है? मंत्रिपरिषद। किसी सदस्य द्वारा किसी अन्य सार्वजनिक महत्व के विषय पर विचार करने के लिए सदन की चल रही वर्तमान कार्यवाही बंद करने का प्रस्ताव क्या कहलाता है? काम रोको प्रस्ताव। संविधान के 7वीं अनुसूची के अंतर्गत जो केंद्रीय सूची है उसमें कितने विषय हैं? 97 विषय। पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन तथा पुनरीक्षण किसके द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय विकास परिषद द्वारा। पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। भारत के प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष कौन थे? यम अनंत सैमन अयंकर। शिक्षा पहले राज्य सूची के अंतर्गत आती थी। किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इसे समवर्ती सूची में लाया गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? अनुच्छेद 51A में। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकारों की श्रेणी से निकाल दिया गया है? 44वें संविधान संशोधन द्वारा। स्वतंत्र भारत में राज्यसभा के प्रथम सभापति कौन थे? डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। स्वतंत्र भारत में प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? गणेश वासुदेव मावलंकर। जम्मू कश्मीर को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत विशेष दर्जा प्राप्त था? अनुच्छेद 370 के अंतर्गत। लोकसभा सदस्यों को शपथ कौन ग्रहण कराता है? राष्ट्रपति अथवा उसके द्वारा अधिकृत व्यक्ति। अप्रत्याशित व्ययों की पूर्ति के लिए भारत की आकस्मिक निधि से कौन धन निकाल सकता है? राष्ट्रपति। किस सामाजिक बुराई को दूर करने के लिए शारदा एक्ट बनाया गया था? बाल विवाह। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई? 9 दिसंबर 1946। भारत के पहले उप प्रधानमंत्री कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत में संघ राज्य क्षेत्रों का प्रशासन किसके द्वारा होता है? राष्ट्रपति के द्वारा। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्दों को किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 42वें संविधान संशोधन के द्वारा। यदि भारत का राष्ट्रपति पद त्याग करना चाहता है तो उसे पद त्याग का पत्र किसे भेजना पड़ेगा? उपराष्ट्रपति को। वित्त आयोग का गठन होता है संविधान के प्रावधानों के अंतर्गत। 10वें वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? केसी पंत। भारत के संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ किसमें निहित होती हैं? संसद में।
भारतीय संविधान के अंग नीति निर्देशक सिद्धांतों का स्रोत क्या है? आयरलैंड का संविधान। संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान संशोधन की प्रक्रिया दी गई है? अनुच्छेद 368 में। समाजवाद वह टोपी है जो सुविधानुसार पहनी जा सकती है। यह कथन किस प्रसिद्ध आलोचक का है? CEM जोड़ का। किस एक्ट के तहत भारत सचिव की स्थापना हुई थी? भारतीय परिषद अधिनियम 1858। परिसीमन आयोग का पदेन सदस्य कौन होता है? मुख्य चुनाव अधिकारी। संविधान के किस अनुच्छेद में यह युक्ति है कि केंद्रीय कार्यपालिका शक्ति के प्रयोग में कोई व्यवधान न उपस्थित करे उल्लिखित है? अनुच्छेद 257 में। सार्वजनिक लेखा समिति में राज्यसभा के कितने सदस्य होते हैं? 7। किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा का कार्यकाल 6 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया? 44वें। संविधान में मूल कर्तव्यों से संबंधित प्रावधान किस समिति की संस्तुतियों के आधार पर सम्मिलित किए गए? स्वर्ण सिंह समिति। भारतीय संविधान की प्रस्तावना यानी प्रियम्बल में अभी तक कितनी बार संशोधन किया जा चुका है? केवल एक बार। वह कौन सा अनुच्छेद है जिसके प्रावधानों के अंतर्गत अपवाद स्वरूप भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण आदि अलंकरण प्रदान किया जाता है? अनुच्छेद 18। किस संविधान संशोधन के तहत सिक्किम को भारत का 22वां राज्य घोषित किया गया? 36वें संविधान संशोधन 1975। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने किस मौलिक अधिकार को भारतीय संविधान का हृदय और आत्मा कहा था? संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। भारतीय संविधान सभा में कब अंगीकृत किया गया? 26 नवंबर 1949 को। सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? अनुच्छेद 85 से। सरकारिया आयोग किस विषय से संबंधित था? तो ये केंद्र राज्य संबंध की जांच से। इसमें कुछ मिस्टेक हो सकती है, अनुच्छेद 85 के अंतर्गत है और केंद्र राज्य के संबंध की जांच से है। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूलभूत अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता कौन है? तो ये राष्ट्रपति हैं। भारतीय संविधान में किस संशोधन द्वारा नागरिकों के मौलिक कर्तव्यों को सम्मिलित किया गया है? 42वें संविधान संशोधन द्वारा। योजना आयोग का गठन 1950 में किसके द्वारा हुआ है? मंत्रिमंडल के निर्णय द्वारा। संविधान सभा के सदस्यों को किसने प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित किया? प्रांत की विधानसभाओं ने। भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? दक्षिण अफ्रीका के संविधान से। पंचायती राज अधिनियम 1992 द्वारा संविधान में कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन संविधान के किस भाग में निहित है? भाग 4 में। दल बदल विरोधी कानून संविधान का कौन सा संशोधन संबंधित है? 52वां संविधान संशोधन 1985। लोकसभा की सदस्यता हेतु न्यूनतम आयु सीमा कितनी है? 25 वर्ष। 87वें संविधान संशोधन अधिनियम 2003 द्वारा निर्वाचन क्षेत्रों के परिसीमन का आधार किस जनगणना को निश्चित किया गया है? 2001 की जनगणना को। मूल अधिकार एवं राज्य नीति निर्देशक तत्वों में क्या अंतर है? मूल अधिकारवाद योग्य है जबकि नीति निर्देशक तत्व नहीं। भारतीय संविधान के अनुसार राजनीतिक शक्ति का आधार है भारत की जनता। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन किसे कहा जाता है? 42वें संविधान संशोधन को। भारतीय संविधान किस प्रकार की नागरिकता प्रदान करता है? एकल। किस संविधान संशोधन में संविधान की प्रस्तावना में संशोधन किया गया था? 42वें संविधान संशोधन में। संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। भारतीय संविधान में प्रदत्त मूल अधिकारों को निलंबित करने वाली सत्ता है कौन? राष्ट्रपति हैं। ब्रिटिश संसद द्वारा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब पारित किया गया? जुलाई 1947 में। संविधान बनाने वाली प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। संविधान का अनुच्छेद 356 संबंधित है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू करने से। भारत के संविधान में प्रथम संशोधन कब किया गया? 1951 में। कैबिनेट मिशन योजना में क्या संविधान निर्माण के लिए प्रस्तावित संविधान सभा को वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित करने को स्वीकार किया गया था? नहीं। किस वर्ष गोवा सहित अन्य पुर्तगाली बस्तियों को भारतीय संघ राज्य का क्षेत्र बनाया गया? 1962 में। संविधान के मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है? सोवियत संघ के संविधान से। राज्य के नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसका भुगतान बैंक की सुविधा अनुसार किया जाएगा। यह कथन किसका है? KT शाह का। अनुच्छेद 368 के संशोधन हेतु क्या संसद को विशेष बहुमत या और कम से कम आधे राज्यों का अनुसमर्थन आवश्यक है? हाँ, किंतु सभी संशोधनों को नहीं। राष्ट्रपति निर्वाचित होने का पात्र बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु पूर्ण होनी चाहिए? 35 वर्ष। उपराष्ट्रपति के चुनाव में मतदाता होते हैं लोकसभा तथा राज्यसभा के सभी सदस्य। किसकी अनुमति के बिना राज्य की विधानसभाओं में कोई धन विधेयक पेश नहीं किया जा सकता? राज्यपाल की अनुमति के बिना। राष्ट्रपति का अभिभाषण कौन तैयार करता है? केंद्रीय मंत्रिमंडल। एक वर्ष में कम से कम कितनी बार संसद की बैठक होना आवश्यक है? 2 बार। भारत में वह मंत्री जो संसद में या संसद के दोनों सदनों में किसी सदन का सदस्य नहीं है, उसे कितने समय बाद मंत्री पद से मुक्त होना जाना पड़ता है? 6 महीने बाद।
किस राज्य का लोकसभा तथा राज्यसभा में सबसे अधिक प्रतिनिधित्व है? उत्तर प्रदेश का। भारत सरकार का मुख्य विधि परामर्शदाता कौन होता है? भारत का महान्यायवादी यानी अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। संविधान की किस अनुसूची में केंद्र एवं राज्यों के बीच वैधानिक शक्तियों का बंटवारा दिया हुआ है? 7वीं अनुसूची में। राज्यसभा में राज्यों को प्रतिनिधित्व किस राज्य का है और कितना है? उत्तर प्रदेश का 31। भारत, डाटा पुराने भी हो सकते हैं। भारत में राष्ट्रपति के चुनाव के लिए निर्वाचन मंडल के सदस्य कौन होते हैं? लोकसभा, राज्यसभा तथा राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। संविधान के किस अनुच्छेद में भारत के नियंत्रक महालेखक परीक्षक के कर्तव्य और शक्तियां वर्णित हैं? अनुच्छेद 149। संविधान के किस अनुसूची में दल परिवर्तन के आधार पर अयोग्यता के बारे में उपबंध है? 10वीं अनुसूची। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर एकल संक्रमणीय मतदान द्वारा होता है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली तथा एकल संक्रमणीय मतदान का क्या तात्पर्य है? सभी विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्यों के मत तथा संसद के निर्वाचित सदस्यों के मत आपस में बराबर हों, यह अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाता है तथा एकल संक्रमणीय मत का तात्पर्य है मतदान वरीयता क्रम में दिया जाए। तो इसमें आएगा 1935 के अधिनियम में महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया था। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 148(1) के अनुसार भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक CAG की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसका कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो की तक की आयु होती है। CAG के राष्ट्रपति पदच्युत यानी हटा नहीं सकता है, बल्कि उसे रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिस रीति से और जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है। अनुच्छेद 148(4) के अंतर्गत सेवानिवृत्ति के पश्चात CAG किसी अन्य सरकारी सेवा के अयोग्य हो जाता है एवं नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक संघ एवं राज्यों की लोक निधियों से सभी व्ययों की लेखा परीक्षा करता है एवं अतः इसे लोक निधि का विभाग भी कहा जाता है। भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत ऑडिटर जनरल का पद सृजित किया गया, जो भारत के राजस्व के व्ययों का लेखा जोखा प्रस्तुत करता था। यह अधिनियम लेखा परीक्षा विभाग के इतिहास में एक मील का पत्थर साबित हुआ, क्योंकि महालेखा परीक्षक को वैधानिक रूप से मान्यता प्राप्त हुई। यद्यपि भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इस पद नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का सुझाव दिया गया। तो अपने उत्तर के अनुसार हम लोग आते हैं कि 1935 का अधिनियम था जिसमें महालेखा परीक्षक का पद का सुझाव दिया गया था। हम लोग बढ़ते हैं अपने दूसरे प्रश्न की ओर। हम लोग जल्दी जल्दी प्रश्नों को करेंगे क्योंकि हम लोगों के पास फिर ज़्यादा टाइम लग जाता है एक ही प्रश्न पर। तो कोलकाता के उच्चतम न्यायालय की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? तो कोलकाता के उच्चतम न्यायालय की स्थापना 1773 के विनियामक अधिनियम के तहत की गई थी। पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। 1773 के विनियामक अधिनियम में कोलकाता में एक उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई। इस न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश एलिजा इम्पे को बनाया गया था तथा चैम्बर्स, लोमेस्टर एवं हाइड अन्य न्यायाधीश थे। यानी 1773 के विनियामक अधिनियम के तहत कोलकाता में उच्चतम न्यायालय की स्थापना की गई थी। भारत के संविधान का निर्माता किसे कहा जाता है? तो भारतीय संविधान का निर्माता BR अम्बेडकर जी को कहा जाता है, यानी BR अम्बेडकर जी इसमें हमारा सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो राजेंद्र प्रसाद जी भारतीय संविधान सभा के प्रथम बैठक की अध्यक्षता वरिष्ठ पहले हम लोग समझ लेते हैं कि स्थायी एवं अस्थायी सदस्य। तो स्थायी जो अध्यक्ष थे वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और अस्थायी यानी कुछ समय के लिए जिनको बनाया गया था वो थे सच्चिदानंद सिन्हा जी, जो कि वरिष्ठ सदस्य थे संविधान सभा के। 11 दिसंबर 1946 को राजेंद्र प्रसाद जी ने निर्विरोध संविधान सभा को स्थायी अध्यक्ष के रूप में अपना पद संभाला। यानी निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का अध्यक्ष कौन था? तो स्थायी के रूप में इसमें पूछा गया है तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। अस्थायी पूछता तो डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी आते। डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय और आत्मा किसे कहा है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर ने संविधान की हृदय और आत्मा कहा है संवैधानिक उपचारों के अधिकार को। संवैधानिक उपचारों का अधिकार यानी सी ऑप्शन जो उसमें था, डॉक्टर अम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों का अधिकार अनुच्छेद 32 को संविधान का हृदय और आत्मा कहा है। संविधान का प्रारूप कब पूरा हुआ? तो संविधान का प्रारूप 26 नवंबर 1949 को पूरा हुआ था। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने संविधान सभा द्वारा निर्मित संविधान को पारित करने का प्रस्ताव रखा। संविधान के प्रारूप पर तीसरा वाचन 14 नवंबर से 26 नवंबर 1949 तक चला तथा 26 नवंबर 1949 को यह पारित हुआ तथा
इसी दिन संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अंगीकार किया गया तथा संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ। संविधान सभा के 284 उपस्थित सदस्यों ने संविधान पर हस्ताक्षर किया। इसमें महिला सदस्यों की संख्या 8 थी, जिसमें सरोजिनी नायडू, हंसा मेहता, दुर्गाबाई देशमुख प्रमुख थीं। संविधान सभा के निर्माण में कुल 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा, जिसमें कुल 11 बैठकें हुई। इसके प्रारूप पर 114 दिन का तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्च हुए। संविधान सभा की अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुई तथा इसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का प्रथम राष्ट्रपति चुना गया। प्रारूप समिति के अध्यक्ष सदस्य के बारे में पढ़ लेते हैं, जो कि 29 अगस्त 1947 को गठित की गई थी। तो डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर उसमें अध्यक्ष थे। एन गोपाल स्वामी अयंगर सदस्य थे। के.एम. मुंशी सदस्य थे। आल्लादी कृष्णा स्वामी अय्यर सदस्य थे। सैयद एम सादुल्ला सदस्य थे। बी.एल. मित्रा बाद में एन माधवराव बने, ये भी सदस्य थे। डी.पी. खेतान मृत्यु के पश्चात इनके टी.टी. कृष्णमाचारी भी बने हैं सदस्य। भारत की संविधान की प्रारूपण समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो हमने अभी पढ़ा है, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी प्रारूपण समिति के अध्यक्ष थे। इसी कारण इन्हें संविधान का निर्माता कहा जाता है। भारतीय संविधान के मद एवं जिस देश से अपनाया गया है उनकी बात हम लोग कर लेते हैं। तो ये आगे दिया गया है इसका उत्तर। तो भारतीय संविधान के जो मद हैं जिस देश से अपनाया गया है वो देश हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत आयरलैंड से अपनाए गए हैं। मूल अधिकार संयुक्त राष्ट्र अमेरिका से अपनाए गए हैं। समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से। भारत राज्यों का संघ है तथा संघ में निहित शक्ति निहित है, ये कनाडा से इस बात को लिया गया है। अब आते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। भारत के संविधान के निर्माताओं का मद निम्नलिखित में किसमें प्रतिबिंबित होता है? तो ये उद्देशिका में प्रतिबिंबित होता है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना का उद्देशिका शासन व्यवस्था को निर्धारित करने वाले सिद्धांतों और लक्ष्यों का मार्गदर्शन करती है। संविधान का यह महत्वपूर्ण अंग उन उद्देश्यों तथा सिद्धांतों को समाहित करता है जिसकी संकल्पना संविधान निर्माताओं ने की थी। उद्देशिका मूलभूत मूल्यों और दर्शनों को परिलक्षित करती है जो संविधान का आधार है। भारत सरकार अधिनियम 1919 ने निम्नलिखित में से किसको स्पष्ट रूप से परिभाषित किया? तो केंद्रीय एवं प्रांतीय सरकारों की अधिकारिता को भारत सरकार अधिनियम 1919 ने स्पष्ट रूप से परिभाषित किया। अब इसको पढ़ लेते हैं थोड़ा सा। भारत में प्रांतों में द्वैध शासन का प्रारंभ मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों से प्रारंभ हुआ, जिसे भारत सरकार अधिनियम 1919 भी कहा जाता है। इसमें एक प्रश्न यह भी बन सकता है कि मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार किसे कहा जाता है? तो कहा जाता है भारत सरकार अधिनियम को। इस अधिनियम में सर्वप्रथम उत्तरदायी शासन जैसे शब्द का स्पष्ट प्रयोग किया गया था। इस अधिनियम के तहत प्रांतों में विषयों को आरक्षित एवं हस्तांतरित 2 भागों में बांटा गया। इसमें हस्तांतरित विषयों का प्रशासन विधायिका के चयनित सदस्यों को सौंपा गया, जबकि आरक्षित विषय गवर्नर की कार्यकारिणी के पास ही रहे। निम्नलिखित में संविधान सभा की संघ संविधान समिति का अध्यक्ष कौन था? यानी यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ कमेटी के अध्यक्ष कौन था? तो यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी के अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू जी। ऑप्शन सी। संघ संविधान प्रारूप के समिति के अध्यक्ष थे और प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे बी.आर. अम्बेडकर। झंडा समिति के थे जे.बी. कृपलानी। मौलिक अधिकार एवं अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगले प्रश्न की ओर। संविधान सभा के किस सदस्य ने यह समाधान प्रस्तावित किया कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफ़ेद, गहरे हरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो, जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का चक्र हो? तो इसका हम लोग आंसर पढ़ते हैं और इसके बारे में जानकारी पढ़ते हैं। संविधान सभा के सदस्य जवाहरलाल नेहरू ने यह समाधान प्रस्तावित किया था कि भारत का राष्ट्रीय ध्वज समान अनुपात में केसरी, सफ़ेद, गहरे रंग का क्षैतिज तिरंगा हो, जिसमें बीच में गहरे नीले रंग का एक चक्र हो। इस चक्र को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाने के लिए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के नेतृत्व में एक कमेटी का गठन किया गया था। भारतीय संविधान सभा ने इसे जुलाई 1947 को भारत का राष्ट्रीय ध्वज के रूप में स्वीकृत किया। भारत के संविधान के निम्नलिखित उपबंधों में से कौन सा 26 नवंबर 1949 को प्रभावी हुआ? तो प्रभावी हुए थे निर्वाचन और नागरिकता। ये दोनों उस समय नहीं हुए थे। यानी 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान के कुछ उपबंध जैसे निर्वाचन, नागरिकता, संसद इत्यादि प्रभावी हुए। संविधान के शेष प्रावधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुए। निम्नलिखित कथनों में से 2 कथन दिए गए हैं, इसमें से अपने को बताना है कौन से कथन सही हैं, या कि सही हैं तो मतलब एक दूसरे की स्पष्ट व्याख्या करते हैं कि नहीं। भारत सरकार अधिनियम 1935 से केंद्र में द्वैध शासन आरंभ हुआ। ठीक है। प्रांतों को प्रांतीय स्वायत्तता प्रदान की गई। इसका मतलब दोनों प्रश्न सही हैं, बस एक दूसरे की व्याख्या नहीं कर रहे हैं दोनों ऑप्शन। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 के
केंद्रीय स्तर पर द्वैध शासन लागू किया गया तथा इसी अधिनियम द्वारा प्रांतों में द्वैध शासन का अंत किया गया। प्रांतीय स्वायत्तता की स्थापना की गई। इस प्रकार दोनों कथन सही है, किंतु एक दूसरे का स्पष्टीकरण नहीं करते। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो ये जर्मनी से लिए गए हैं। इसके बारे में पढ़ते हैं। भारतीय संविधान में उल्लिखित आपातकालीन प्रावधान जर्मनी के संविधान से लिया गया है। मौलिक अधिकार, न्यायपालिका की स्वतंत्रता, न्यायिक पुनरावलोकन आदि प्रावधान संयुक्त राज्य अमेरिका के संविधान से लिए गए हैं। संसदात्मक शासन प्रणाली, एकल नागरिकता एवं विधि निर्माण प्रक्रिया, यूनाइटेड किंगडम संघात्मक विशेषताओं संबंधी प्रावधान कनाडा के संविधान से लिए गए हैं। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त राज्य अमेरिका तथा भारतीय संविधान में एक समान है? तो स्वतंत्र न्यायपालिका दोनों देशों में एक समान है तथा शेष अन्य में भिन्नता है। भारतीय संसद प्रणाली ब्रिटिश संसद प्रणाली से भिन्न है क्योंकि इसमें न्यायिक पुनरावलोकन प्रणाली है, जबकि ब्रिटिश में नहीं है। भारतीय संसद प्रणाली में न्यायिक पुनरावलोकन की व्यवस्था लागू है कि ब्रिटेन में यह प्रणाली लागू नहीं है। इस अर्थ में भारतीय संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से भिन्न है। इसके अतिरिक्त अन्य विकल्पों में दी गई व्यवस्थाएं भारत और ब्रिटेन दोनों की संसदीय प्रणालियों में लागू हैं। भारत के संविधान के आलेखन यानी प्रारूपण सदस्य के रूप में अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर के बारे में निम्नलिखित कौन से कथन सही हैं? तो भारत के संविधान के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों के लिए जाने में उच्चतम न्यायालय की भूमिका के वे पक्षधर थे। उनका यह मानना था कि स्वतंत्रता और सामाजिक निग्रह के बीच उच्चतम न्यायालय को एक रेखा खींचनी पड़ेगी। न्यायपालिका एवं कार्यपालिका के प्रभुत्व में उनका विश्वास था। वे शासन के एक अधिकारी स्वरूप के पक्षधर थे। इसमें उत्तर होगा 1 और 2। यानी पढ़ लेते हैं इसको। संविधान के प्रारूप समिति के सदस्य अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर भारतीय संविधान के निर्वाचन से संबंधित महत्वपूर्ण निर्णयों में उच्चतम न्यायालय की भूमिका के पक्ष में थे। उनका मानना था कि स्वतंत्रता एवं सामाजिक विग्रह के बीच उच्चतम न्यायालय को एक रेखा खींचनी पड़ेगी। संविधान सभा द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों के कथन के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? तो अब कथन के बारे में आते हैं। तो सी यानी 1, 2, 3 संविधान सभा द्वारा अंगीकृत ऐतिहासिक उद्देश्यों के कथन के संबंध में उपरोक्त सभी कथन सही हैं। कथनों को हम लोग पढ़ लेते हैं एक बार। उद्देश्यों के कथन ने अपने सभी उत्तरवर्ती चरणों से संविधान के रूप निर्माण को अनुप्राणित किया। यह केवल एक प्रस्ताव भरी नहीं था, बल्कि एक घोषणा, एक दृढ़ संकल्प और एक प्रतिज्ञा थी। इसने हमारे संविधान का अंतर्निहित दर्शन प्रदान किया। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं ब्रिटिश संविधान से भारत के कानून संविधान में ली गई हैं? तो कानून का शासन, विधि निर्माण की प्रक्रिया, संसदीय व्यवस्था। तो संसदीय शासन प्रणाली, विधि निर्माण की प्रक्रिया, विधि का शासन, एक नागरिकता आदि विशेषताएं संविधान में ब्रिटिश संविधान से ली गई हैं। न्यायपालिका की स्वतंत्रता अमेरिकी संविधान से ली गई है। इनमें से कौन संविधान सभा की प्रारूपण समिति का सदस्य नहीं था? तो ऑप्शन है NG अयंगार, KM मुंशी, BN राव, मोहम्मद सादुल्लाह। उत्तर की ओर आते हैं हम लोग। उत्तर है हमारा संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर थे। इसमें 6 सदस्य अतिरिक्त थे जो निम्न है: NG अयंगार, BL मित्रा, KM मुंशी, कृष्णस्वामी अयंगार, सैयद मोहम्मद सादुल्लाह तथा DP खेतान। बाद में मित्रा के स्थान पर माधवराज तथा खेतान के स्थान पर कृष्णाचारी सदस्य बने। 26 नवंबर 1949 को भारत के संविधान के निम्नलिखित में से कौन से प्रावधान लागू हुए? तो इसमें लागू हुए थे निर्वाचन, मौलिक अधिकार तो नहीं हुआ था, अस्थायी संसद और नागरिकता यानी 1, 2, 3। तो संविधान के कुछ अनुच्छेद 26 नवंबर 1949 से ही लागू कर दिया गया था। वे थे 5, 6, 7, 8, 9, 60, 24, 366, 67, 79, 80, 88, 91, 92, 93 और 94। इसका मतलब इसका उत्तर होगा 1, 2, 3। भारत के संविधान सभा के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से सभा का चयन किया गया था। सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर चुनाव किए गए थे। चुनाव की स्कीम का निर्धारण कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा किया गया था। सीटों का वर्गीकरण माउंटबेटन योजना के आधार पर किया गया था। आते हैं अपने उत्तर की ओर। इसका उत्तर है केवल 1 और 3। यानी संविधान सभा का प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष रूप से चयन किया गया था। इसके लिए सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का प्रयोग नहीं किया गया था। चुनाव की स्कीम का निर्धारण 1946 के कैबिनेट डेलीगेशन द्वारा तय किया गया था। इसका मतलब केवल 1 और 3। निम्नलिखित में से किस अधिनियम में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना का प्रावधान किया गया? तो रेगुलेटिंग एक्ट 1773। रेगुलेटिंग 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में 1774 में कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। सर एलिजा इम्पे इसके प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, यानी रेगुलेटिंग एक्ट के
तहत। केंद्र में कौन सा एक्ट द्विसदनीय विधायिका लाया? तो ये 1919 का एक्ट था। 1919 के भारत सरकार अधिनियम द्वारा केंद्र में द्विसदनीय विधानसभा की स्थापना की गई थी। उप परिषदन राज्य परिषद यानी काउंसिल ऑफ स्टेट कहलाता था, जिसका कार्यकाल 5 वर्ष का था। उसके 60 सदस्यों में से 34 निर्वाचित, 26 मनोनीत सदस्य होते थे। निचला सदन केंद्रीय विधानसभा यानी सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली कहलाता था, जिसका कार्यकाल 3 वर्ष के लिए होता था। उसके 144 सदस्यों में से 104 निर्वाचित और 40 मनोनीत सदस्य होते थे। तो दोस्तों हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं, हम इसकी क्लास को बना रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे सब कुछ पता है। हम लोग साथ में पढ़ रहे हैं। बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैं भी इसमें पढ़ रहा हूँ और आपको भी पढ़ने में हेल्प कर रहा हूँ। तो हम दोनों साथ में पढ़ रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आता है सब कुछ, साथ में ही पढ़ रहे हैं। तो निम्नलिखित में से संविधान सभा के बारे में गलत कथन कौन सा है? इसने बड़ी संख्या में समितियों की मदद से काम किया। उसमें से प्रारूप समिति सबसे महत्वपूर्ण थी। अल्पसंख्यक समुदाय जैसे ईसाई, एंग्लो इंडियन और पारसियों को सभी में पर्याप्त प्रतिनिधित्व दिया गया। इसका निर्वाचन सार्वभौम मताधिकार के आधार पर किया गया। इसकी चुनाव प्रक्रिया 1935 के अधिनियम के 6वीं अनुसूची पर आधारित थी। कर, संपत्ति और शैक्षणिक योग्यता के कारण मताधिकार सीमित था। तो इसका उत्तर है सी, यानी इसका निर्वाचन सार्वभौम वयस्क मताधिकार पर किया गया। इसका मतलब ये सही नहीं है, ये चीज़ सही इसमें नहीं लिखी गई है, क्योंकि संविधान सभा के सदस्यों का निर्वाचन प्रांतीय विधानसभाओं के सदस्यों द्वारा अप्रत्यक्ष निर्वाचन के द्वारा किया गया था, न कि सार्वभौम वयस्क मताधिकार के आधार पर। संविधान सभा का चुनाव भारतीय संविधान की रचना के लिए किया गया था। संविधान सभा के चुने हुए स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो स्थायी अध्यक्ष हम लोग पढ़ के आए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, और अस्थायी अध्यक्ष थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। 11 दिसंबर 1946 को संविधान सभा ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को स्थायी सदस्य के रूप में निर्वाचित किया। संविधान सभा के सम्मुख संविधान की प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? जवाहरलाल नेहरू जी ने रखा था। संविधान सभा ने 13 दिसंबर 1946 को जवाहरलाल नेहरू ने उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसे 22 जनवरी 1947 को पारित किया गया, और यही उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तावना का प्रारूप बना। भारतीय संविधान को बनाने हेतु भारतीय संविधान सभा के कुल कितने अधिवेशन हुए थे? तो अधिवेशन 11 हुए थे, प्लस एक दिन हस्ताक्षर वाला हुआ था, इसलिए 12 कहला जाते हैं। तो पढ़ लेते हैं इसको। भारतीय संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 महीने एवं 18 दिन का समय लगा, और कुल 11 अधिवेशन, कुल अवधि 165 दिन हुए। संविधान सभा के सदस्यों द्वारा भारतीय संविधान पर हस्ताक्षर करने के लिए 12वां अधिवेशन 24 जनवरी 1950 को हुआ। भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किसने किया था? तो भारतीय संविधान का प्रथम प्रारूप तैयार किया था BN राव जी द्वारा तैयार किया गया था। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार BN राव द्वारा संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया गया था। प्रारूप समिति के BN राव द्वारा प्रस्तुत प्रारूप पर विचार कर इसमें कुछ परिवर्तन करके संविधान सभा के समक्ष प्रस्तुत किया गया। BN राव के मूल प्रारूप में 243 अनुच्छेद और 13 अनुसूचियाँ थी। भारत के संविधान में सम्मिलित समवर्ती सूची किस देश की देन है? ऑस्ट्रेलिया। भारत के संविधान में समवर्ती सूची को ऑस्ट्रेलिया के संविधान से लिया गया है। इस सूची में ऐसे विषय शामिल हैं जिन पर केंद्र एवं राज्य दोनों के कानूनों को बनाने का अधिकार है, लेकिन टकराव की स्थिति में केंद्र तथा निर्मित द्वारा ही मान्य होगा। इसे भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में शामिल किया गया है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा और अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता उदाहरण से प्रभावित हुए थे। ये हुए थे आयरिश गणतंत्र से। राज्यसभा के गठन में प्रतिभा, अनुभव एवं सेवा को प्रतिनिधित्व देने में भारतीय संविधान निर्माता आयरिश यानी आयरलैंड गणतंत्र से प्रभावित हुए थे। इसका वर्णन भारतीय संविधान के भाग अनुच्छेद 83 में किया जाता है। और अगले प्रश्न की ओर। निम्नलिखित सूची में से सुमेलित करना है। तो सूचियों का मिलान इस प्रकार है। संविधान संशोधन दक्षिणी अफ्रीका से लिया गया। निदेशक तत्व आयरलैंड से। आपातकालीन जर्मनी से। संघ राज्य संबंध कनाडा से लिया गया। निम्नलिखित में से कौन 1919 में दिल्ली में हुए अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष चुना गया था? किसे? तो ये महात्मा गांधी जी को चुना गया था। शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है, यानी शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? तो उत्तर है दृढ़ राज्य। और ये प्रश्न कहाँ आया था? एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में। तो यह प्रश्न एसएससी की परीक्षा में देखने को मिला था, और इसी तरह आपको जितने प्रश्न इसमें दिखेंगे वो कहीं ना कहीं परीक्षा में आ चुके हैं। तो सेम प्रश्न दोहराए जाते भी हैं, यदि नहीं भी जाते तो उनसे रिलेटेड
प्रश्न जरूर दोहराए जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है दृढ़ राज्य शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। अब इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होता है, जो कि राज्य यानी राज्य का मतलब यहाँ पर राष्ट्र से है, सुदृढ़ता प्रदान करता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है। तो शासन की एकात्मक पद्धति से मतलब ये है कि अगर एक ही पद्धति उसमें है तो केंद्र सर्वोपरि है। अगर कई सारे उसमें मालिक बन जाएंगे, उदाहरण के तौर पर हम समझ लें कि किसी एक कंपनी के कई सारे मालिक हैं, तो उसमें एक बल नहीं मिलेगा, कंपनी को एक बल नहीं प्रदान होगा। 4 लोग मालिक हैं। सेम इसी तरह देश में हो रहा है। अगर केंद्र ही सर्वोपरि है तो उससे हैंडल करने में सब चीज़ें आसान हो जाती है। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। इसमें यह पूछा गया है कि किस देश का संविधान लिखित नहीं है। और ये प्रश्न कहाँ पर आया है, एसएससी सेक्शन ऑफिसर परीक्षा 2006 में ये प्रश्न देखने को मिला है। तो आप भी कमेंट में इनके उत्तर लिखते जाइएगा और हम तो बताएंगे ही कि इसके उत्तर क्या हैं। तो क्या यूएसए होगा या पाकिस्तान होगा या यूके होगा या भारत होगा। तो आइए इसके उत्तर को देखते हैं और समझते हैं कि इसका मतलब क्या है और यह क्यों कहा गया है कि किसका संविधान लिखा ही नहीं है। तो इसका उत्तर है यूके यानी ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का संविधान जो है वह अलिखित है, यानी उसे लिखा नहीं गया है, मौखिक रूप से है। यहाँ संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। यूएसए, पाकिस्तान और भारत के संविधान लिखित है। अब इसमें से हम अच्छी चीज़ क्या समझने को मिलती है कि इस प्रश्न में से हमको 4 प्रश्नों का जवाब मिल रहा है। कैसे कि यूके का संविधान तो ठीक है, हमने पढ़ा कि इसका संविधान लिखित नहीं है, जो परंपराओं के हिसाब से वहाँ का संविधान चल रहा है उसी की तरह से निर्वाह किया जा सकता है। अब परंपराएं कैसी हैं हम उसको समझते हैं। उदाहरण के तौर पे हम लोग स्कूल जाते हैं, तो स्कूल जाते हैं तो उदाहरण के तौर पे हम एंट्री करते हैं 10:30 बजे, एक टाइम टेबल है। लेकिन किसी स्कूल के या कहें कि केंद्र सरकार से ऐसा लागू नहीं है कि आप 10:30 बजे ही स्कूल लगाओ या कि प्रार्थना करो। एक टाइम टेबल स्कूल को दे दिया गया है कि आप अपने टाइम टेबल से जिस हिसाब से चल रहा है उसको चलाओ। ये नहीं है कि हमने लिख दिया है कि 10 बजे ही लगाओ। कुछ स्कूल 7 बजे भी लगती हैं, प्राइवेट स्कूल, कुछ 10 बजे भी लगती हैं, कुछ 12 बजे भी लगती हैं। तो ऐसा केंद्र सरकार ने नहीं कहा कि आप 10 बजे ही लगाओ, उसके पहले आप स्कूल लगा ही नहीं सकते, ऐसा संविधान में लिखा है। नहीं, तो वो परंपराएं हैं कि चलो 10 बजे ठंडी के टाइम पे 12 बजे, तो ये सब परंपराओं के हिसाब से चलता है, समय अनुकूल। ऐसा ही वहाँ का संविधान है यूके यानी ब्रिटेन का। अब लिखित संविधान की बात करें तो लिखित संविधान किसका है, यूएसए का, पाकिस्तान का और भारत का। तो हमें पता होना चाहिए कि इनके संविधान लिखित हैं और अलिखित संविधान यूके का है। तो इससे प्रश्न हमको मिल गए, 4 प्रश्न मिल गए। हमारा पढ़ने का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमें जो ऑप्शन दिए रहते हैं उनके भी हमको उत्तर पता होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो प्रश्न दिया गया है वही आए, हो सकता है उनके ऑप्शन से प्रश्न बन जाए। ये बड़े बड़े एग्जाम में होता है, यहाँ तक कि यूपीएससी में भी होता है, आपको पता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे। यानी जिस संविधान सभा द्वारा, यानी जो संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन यानी जिसका अधिनियम बनाया गया था उसके सदस्य कौन थे। तो क्या राजनीतिक दलों द्वारा नामित लोग थे, या विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित लोग थे, या लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित लोग थे, या गवर्नर जनरल द्वारा नामित थे। तो इसमें सिर्फ ये पूछा गया है कि जो अधिनियम आया था या अधिनियम उसका जो बनाया गया था उसके सदस्य कौन से लोग थे। तो उसका उत्तर हम समझते हैं कौन से लोग थे। और ये प्रश्न कहाँ पूछा गया था, एसएससी सीपीओ परीक्षा 2015 के अंदर ये प्रश्न देखने को मिला है। तो यानी हर तरह के प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं और ये किसी न किसी परीक्षा में, किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसका उत्तर है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। यानी जो विभिन्न प्रांत हैं उनकी विधानसभाओं द्वारा जो निर्वाचित लोग हैं उनके द्वारा इसका अधिनियमन किया गया था। अब
थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया था, उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली एक संविधान सभा का गठन जुलाई 1949 में किया गया, जिसके कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं से निर्वाचित थे, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे और 93 सदस्य देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। अब समझते हैं। उदाहरण के तौर पर संविधान सभा का निर्माण अभी वर्तमान में किया जा रहा है। उसमें ये कहा गया है कि इसमें जो अधिनियम में जो लोग संविधान निर्माण में भाग लेंगे, जो सदस्य रहेंगे, तो वो किसकी सहमति से होगा। जनता तो इतनी सारी है, उन सब से राय लेना, उनसे पूछना आसान बात तो नहीं है। तो कुछ सदस्यों को नियुक्त किया गया। तो सदस्य कैसे बनाए जाएंगे, कहाँ से उनका मतलब एक प्रकार से उनका नाम आएगा। तो यहाँ पर क्या किया गया था कि कैबिनेट मिशन ने यह कहा कि भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो संविधान सभा के द्वारा होगा और इसका गठन जुलाई 1949 में किया गया। ठीक, इसके सदस्य कितने थे? 389 सदस्य थे और ये जो सदस्य चुने गए थे वो ब्रिटिश प्रांत, यानी जो ब्रिटिश प्रांत थे उनकी विधानसभाओं से ये निर्वाचित हुए थे। कितने सदस्य? 292। इसमें से एक प्रश्न ये भी मिल गया कि ब्रिटिश प्रांतों की जो विधानसभाएं थी उससे कितने निर्वाचित सदस्य थे जिन्होंने संविधान सभा की यानी निर्वाचन में यानी संविधान सभा के निर्माण में भाग लिया था। तो कितने सदस्य थे? 292। अब सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से कितने प्रतिनिधि थे? संविधान सभा निर्माण में चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के कितने प्रतिनिधि थे? 4 प्रतिनिधि इसमें थे। और देसी रियासतों के कितने प्रतिनिधि शामिल थे? कई बार सीधा प्रश्न बनता है कि संविधान सभा में कितनी देसी रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग लिया था। तो हमको उत्तर याद रखना है 93। तो इसमें ये तो पता चला कि संविधान सभा के द्वारा विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के सदस्य थे, लेकिन कितने सदस्य थे, किस किस के कितने सदस्य थे, ये भी हमें पता चल गया। तो इससे भी हमको 3 + 4 प्रश्न हमको इससे मिल जाते हैं देखने को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा अगले पृष्ठ पर है, ये रहा। तो भारत का अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? भारत के अंतःकालीन संसद में यानी जो संसद का निर्माण हुआ उसमें कितने सदस्य थे? तो उसमें 296 सदस्य हमको देखने को मिलते हैं। और ये प्रश्न कहाँ आया था? एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 यानी 12th के स्तरीय एग्जाम की परीक्षा में आया था 2014 में। तो 296 सदस्य इसमें थे। और जो 313, 316, 318 है, इनके बारे में अभी इसमें प्रश्न नहीं दिया गया है। इनके बारे में अगर प्रश्न बनता है तो ज़रूर हम आपसे शेयर करेंगे। अभी हमको याद रखना है कि 296 सदस्य अंतःकालीन संसद में थे। तो अंतःकालीन संसद का अगर पूछा जा रहा है तो कितने सदस्य? 296। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। तो कब किया गया था? तो 1922, 1923, 1921 या 1920। और ये प्रश्न कहाँ पर देखने को मिला था? एसएससी एमटीएस की जो परीक्षा होती है यानी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014, उसके अंदर ये देखने को मिला था। तो इसका उत्तर देखते हैं और इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया। भारत सरकार 1919, भारत सरकार एक अधिनियम है 1919, उसके तहत केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। कब? 1921 में। इसमें भी 2 प्रश्न बन रहे हैं अभी तक, अभी और आगे प्रश्न बनेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेडरिक व्हाइट 1921 से 1925 तक इसके सदस्य थे। जबकि इसके दूसरे अध्यक्ष थे स्वराज पार्टी के विट्ठल भाई पटेल, ये 24 अगस्त 1925 से अप्रैल 1930 तक थे। अब इसको समझते हैं। देखिए, अगर ये पूछा जा रहा है कि केंद्रीय विधानसभा का गठन किस वर्ष हुआ है, तो उसका उत्तर है सीधा सा उत्तर है 1921, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन हमें पता भी तो होना चाहिए कि केंद्रीय विधानसभा का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ, या इसके अध्यक्ष कौन थे, या बाद में इसके या दूसरे इसके अध्यक्ष कौन बने, तो वो इसमें ब्रीफ किया गया है। तो
पहले इसका ये समझ लेते हैं कि किस अधिनियम के तहत हुआ था। तो ये 1919 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, एक 1909 भी था, एक 1919 था। तो इसका निर्माण या इसका गठन 1919 सरकार अधिनियम के, भारत सरकार अधिनियम के तहत हुआ था और इसके केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में हुआ था। तो सन तो हम पहले ही जान चुके हैं। और इसके प्रथम अध्यक्ष कई बार पूछ सकता है, हो सकता है यही पूछे कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो पहले अध्यक्ष कौन से थे। तो इनके अध्यक्ष थे फ्रेडरिक होइट। या ये भी पूछ सकता है कि प्रथम जो केंद्रीय विधानसभा का गठन हुआ है वो कब तक उसका कार्यकाल था। तो उसका कार्यकाल 1921 से 1925 तक था। अगर दूसरे अध्यक्ष के बारे में पूछे, या अगर ये भी पूछ सकता है कि फ्रेडरिक होइट के बाद दूसरे अध्यक्ष कौन थे, तो विट्ठल भाई पटेल थे। अब विट्ठल भाई पटेल तो हमने नाम याद कर लिया। अब इनका कार्यकाल पूछे तो 24 अगस्त 1925 से अप्रैल 1930 तक थे, यानी 25 से 30 तक ये थे। अब अगर ये पूछता है कि विट्ठल भाई पटेल जो केंद्रीय विधानसभा के दूसरे अध्यक्ष थे, उनकी पार्टी कौन सी थी, तो उनकी पार्टी थी स्वराज पार्टी। तो इसमें से हमको कितने प्रश्न देखने को मिल गए, हम लोग काउंट करते हैं। एक अधिनियम का प्रश्न हमको यहाँ पे मिल गया 1919 का, उसके गठन का प्रश्न हमको मिल गया 2, प्रथम अध्यक्ष मिल गया 3, उनका कार्यकाल 4, दूसरे अध्यक्ष 5, कार्यकाल 6 और पार्टी मिला के 7। सोचिए एक प्रश्न से हम लोगों ने 7 प्रश्न यहाँ पर निकाल लिए। तो ये होता है पढ़ने का तरीका, नोट्स बनाने का तरीका। हम लोग अगर उत्तर भर देखते तो ये हम लोग नॉर्मल सी चीज़ थी कि हम लोग प्रथम केंद्रीय विधानसभा गठन कब हुआ 1921 में, यहाँ पढ़ के निकल गए। नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है। हमने को ये चीज़ भी देखनी है कि इसमें जो चीज़ें दी गई हैं तो उसका रिलेट 360 डिग्री जो कहा जाता है एक प्रकार से, कि किसी भी टॉपिक को 360 डिग्री पढ़ना, तो हर प्रश्न को भी 360 डिग्री हमको पढ़ना है, ये हमको आना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा 6 नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। यह सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछा जाता भी है। और ये किस में पूछा गया था, एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा टियर 1 2013 में। तो ऑप्शन है बेबल प्लान, क्रिप्स मिशन, ऑगस्ट ऑफर और या कैबिनेट मिशन। तो अब इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ते हैं कि किसके कहने पर बनाई गई थी। तो ये बनाई गई थी कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। अब इसका उत्तर तो हमने जान लिया, कैबिनेट मिशन। अब ये कैबिनेट मिशन आया क्या था, आया कब था और क्यों इसका निर्माण किया गया था, कहाँ से आया था, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया था, जैसा कि इसमें हमने ऑप्शन में टिक कर दिया। अब इसके प्रस्तावों के तहत हुआ था। अब ये पूछ सकता है कि कब आया था या कब इसका गठन हुआ था या कब इसके कहने पर योजना के प्रस्तावों को पारित किया गया था। तो 1946 में। और संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। उदाहरण के तौर पे ये पूछे कि संविधान सभा का गठन क्यों किया गया था, तो इसमें भी हमको पता होना चाहिए कि 1946 में इसको कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान निर्माण के लिए इसका गठन किया गया था। तो इसमें से हम 2-3 प्रश्न निकाल सकते हैं। अगर एक प्रश्न के ऑप्शन हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसके आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें अभी बेबल प्लान भी है, क्रिप्स मिशन भी है, ऑगस्ट ऑफर भी ऑप्शन में है। तो उसके बारे में जैसे ही आगे प्रश्न आएगा हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया। तो इसमें से जो अधिनियम हम लोग अभी पढ़े थे, तो 1909 का अधिनियम या 1919 का अधिनियम, 35 का अधिनियम या 47 का अधिनियम। तो 1919 का अधिनियम अभी हम जस्ट पढ़ के आ गए हैं। और अब ये प्रश्न कहाँ पूछा गया था, तो यह पूछा गया था एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 यानी 12th में स्तरीय परीक्षा 2014 में पूछा गया था। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये हम जो जस्ट पढ़ के आए थे 1919 का अधिनियम, तो इसका उत्तर है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। अब इसमें था क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। भारत सरकार अधिनियम जो कि 1919 नाम से था, भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। भारत सचिव जो कि एक पद है, भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार उसे दे दिया गया। महालेखक परीक्षक क्या होता है उसको डिटेल से जब उसके अध्याय को पढ़ते हैं तब हमको जानकारी मिलती है। तो अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम का नाम था 1919। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि भारत सचिव को भारत के महालेखक परीक्षक की नियुक्ति दी गई थी, तो ये किस अधिनियम के तहत दिया गया था,
1919 का अधिनियम जो इसमें पूछा गया है। नियंत्रक महालेखा नामक पद का सुझाव, तो इसमें अभी पद का सुझाव पूछा गया है, लेकिन सचिव को दिया गया था या कि किसे दिया गया था यह भी आगे पूछा जा सकता है। 8वें प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय संविधान सभा जो कि कैबिनेट मिशन के अंतर्गत आई थी, उसके अध्यक्ष की बात करें तो उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर बी.एन. राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यह प्रश्न आया था 2006 और 2000 यानी 2 बार ये रिपीट हो चुका है एसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा में। इसके आंसर की बात करते हैं। अरे ये 1999 में एसएससी में भी आ चुका है, यानी ये प्रश्न 3 बार आ चुका है और बहुत बार आता ही रहता है। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के। अब इसके बारे में आगे डिटेल पढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए। अभी जस्ट यूपीएससी 2024 में एक प्रश्न आया था कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। सोचिए कितनी बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है, लेकिन यूपीएससी ने फिर से इस प्रश्न को पूछा था कि अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के कौन थे। तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि एकदम सिंपल सा प्रश्न था, लेकिन इसमें पूछा क्या गया था अभी कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, स्थायी अध्यक्ष थे जो कि 9 दिसंबर 1946 को ये बने थे। इसमें 2 प्रश्न बनते हैं, स्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष। और इसमें एक प्रश्न और हमको मिल जाता है कि राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति हैं भारत के, ये भी हमको जानकारी मिल जाती है। तो इसमें से कई प्रश्न बन जाते हैं, जो कि ये लेटेस्ट इस साल पूछा ही गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का अध्यक्ष कौन था? तो फिर से वही प्रश्न कि भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। और एसएससी टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2007 में पूछा गया, और एसएससी संयुक्त स्थानीय परीक्षा टियर 1 में पूछा गया 2011 में। तो अभी हम जस्ट पढ़ के आए हैं कि राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। और उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या जैसे हमने देख ही ली है, इसमें बताया गया है, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना या विचार नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। ये प्रश्न यूपीएससी पैटर्न में है कि कौन सा कोड सही है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें उसको कोड को चुनकर हमें उत्तर लिखना है। तो भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की ही व्याख्या नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। इसमें विचारधारा कौन कौन सी है? न्याय विचारधारा है, स्वतंत्रता है, समानता है या भाईचारा है। तो अब हमें अगर ये पता होगा कि संविधान में क्या क्या चीज़ें हैं, तो हम इसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। इसमें क्या पूछा गया है, कौन सा कोड सही उत्तर है, 1 या 2, 2 या 3 या 1 या 3 या 1 2 3 4। ये एसएससी सीपीयू में परीक्षा में पूछा गया था। इसमें 1 2 3 4 यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की ही नहीं, कल्पना की ही नहीं विचार करती, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करती है, क्योंकि यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा की विचारधारा से ओतप्रोत है। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा डी, यानी इसमें सभी चीज़ें भारतीय संविधान में हैं। न्याय भी है, समानता भी है, स्वतंत्रता भी है, भाईचारा भी है। अब इससे ये प्रश्न भी बन सकता है कि भारतीय संविधान में क्या भाईचारा है, या भारतीय संविधान में क्या स्वतंत्रता है, या न्याय है, या समानता है, जो कि इसमें एक साथ पूछ लिया गया है। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 11वां प्रश्न, स्वतंत्रवाद किसका द्योतक है? स्वतंत्रवाद या स्वतंत्रतावाद किसका द्योतक है? तो यह सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक पहलुओं को स्वतंत्रता का द्योतक है। और यह प्रश्न पूछा गया है एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टियर 1 परीक्षा में। सन इसका कट गया है इसमें रेटिंग में, या कैसे कट गया है पता नहीं, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्वतंत्रतावाद या उदारवाद, लाइब्रेरिज्म, स्वतंत्रता और समानता के विचारधारों या विचारों पर
आधारित एक राजनीतिक दर्शन है। इसके विस्तृत अर्थ में सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक या धार्मिक स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल हैं। तो इसको समझते हैं। स्वतंत्रतावाद या उदारवाद क्या है? स्वतंत्रता और समानता के विचारों पर आधारित एक राजनीतिक दर्शन है। इसके विस्तृत अर्थ में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, धार्मिक स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल हैं। तो इसमें ये बताया गया है स्वतंत्रतावाद के बारे में कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसको समझ लेते हैं कि इसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल हैं। इन 1, 2, 3, 4, 5 स्वतंत्रता के बारे में इसमें बताया गया है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं? तो अगर ये पूछा जा रहा है कि संविधान के अंदर भारतीय लोकतंत्र के जो आदर्श हैं वो कहाँ पर लिखे गए हैं, तो वो भाग 4 में लिखे गए हैं। और ये प्रश्न है एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2013 में। अब इसमें जो इसकी ब्रीफिंग दी गई है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की झलक हमें संविधान की प्रस्तावना में मिलती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य, दर्शन प्रकट होता है। इसके प्रश्न इतने बनते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या देखने को मिलता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य और दर्शन प्रकट होता है किससे? भारतीय संविधान की प्रस्तावना से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में किस रूप में घोषित किया गया है? प्रियम्बल जो कि भारत की प्रस्तावना है उसे किस रूप में घोषित किया गया है? तो क्या एक प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी या लोकतांत्रिक गणराज्य, एक प्रभुत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य या एक गणराज्य? तो इसके बारे में हम समझते हैं। यह प्रश्न आया था एसएससी मैट्रिक परीक्षा 2006 में। तो इसमें जैसे उत्तर है एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसके बारे में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया। ज्ञातव्य है कि मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंडता शब्द नहीं थे। यानी जब 1950 में इसकी प्रस्तावना बनाई गई थी तब ये शब्द नहीं थे। इन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया। अब इसमें कई सारे प्रश्न बन गए, थोड़ा इसको रुककर हम लोग पढ़ते हैं। संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान जब लागू होता है 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, लेकिन इसकी प्रस्तावना या सब संविधान कंप्लीट होता है 26 नवंबर 1949 को। अब जब 1950 में लागू होता है तब संविधान में की प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द नहीं थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 42वें संविधान संशोधन को करवाया, किस समिति के द्वारा करवाया? सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन कराया 1976 में, तब इसमें ये 3 शब्द जोड़े गए। तो इससे कई बार प्रश्न बनते हैं कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़े गए और यह किसकी सिफारिश में, या कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, या यह किसकी सिफारिश पर हुआ। तो हमें इनसे कई सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब हमने 12 प्रश्न पढ़ लिए हैं। 13 प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं। 13 प्रश्न में से हम लोगों ने कम से कम 1 या 2 प्रश्न एक प्रश्न से मिला होगा, तो यह 20-30 प्रश्न इससे बन सकते हैं। तो हमने इसको अच्छे से पढ़ा है। हम अगले पार्ट में इसकी और प्रश्न इसके आगे से बढ़ेंगे और इसके आगे के प्रश्न पढ़ेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का तो वह प्रश्न है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है, यानी शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? तो उत्तर है दृढ़ राज्य। और ये प्रश्न कहाँ आया था? एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में। तो यह प्रश्न एसएससी की परीक्षा में देखने को मिला था। और इसी तरह आपको जितने प्रश्न इसमें दिखेंगे वो कहीं ना कहीं परीक्षा में आ चुके हैं। तो
सेम प्रश्न दोहराए जाते भी हैं, यदि नहीं भी जाते तो उनसे रिलेटेड प्रश्न जरूर दोहराए जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है दृढ़ राज्य शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। अब इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होता है, जो कि राज्य, यानी राज्य का मतलब यहाँ पर राष्ट्र से है, सुदृढ़ता प्रदान करता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है। तो शासन की एकात्मक पद्धति से मतलब ये है कि अगर एक ही पद्धति उसमें है तो केंद्र सर्वोपरि है। अगर कई सारे उसमें मालिक बन जाएंगे, उदाहरण के तौर पर हम समझ लें कि किसी एक कंपनी के कई सारे मालिक हैं, तो उसमें एक बल नहीं मिलेगा, कंपनी को एक बल नहीं प्रदान होगा। 4 लोग मालिक हैं। सेम इसी तरह देश में हो रहा है। अगर केंद्र ही सर्वोपरि है तो उससे हैंडल करने में सब चीज़ें आसान हो जाती है। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है। इसमें यह पूछा गया है कि किस देश का संविधान लिखित नहीं है, और यह प्रश्न कहाँ पर आया है। एसएससी सेक्शन ऑफिसर परीक्षा 2006 में प्रश्न देखने को मिला है। तो आप भी कमेंट में इनके उत्तर लिखते जाइएगा, और हम तो बताएंगे ही कि इसके उत्तर क्या हैं। तो क्या यूएसए होगा, या पाकिस्तान होगा, या यूके होगा, या भारत होगा। तो आइए इसके उत्तर को देखते हैं और समझते हैं कि इसका मतलब क्या है और यह क्यों कहा गया है कि किसका संविधान लिखा ही नहीं है। तो इसका उत्तर है यूके यानी ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का संविधान जो है वह अलिखित है, यानी उसे लिखा नहीं गया है, मौखिक रूप से है। यहाँ संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। यूएसए, पाकिस्तान और भारत के संविधान लिखित है। अब इसमें से हम अच्छी चीज़ क्या समझने को मिलती है कि इस प्रश्न में से हमको 4 प्रश्नों का जवाब मिल रहा है। कैसे कि यूके का संविधान तो ठीक है, हमने पढ़ा कि इसका संविधान लिखित नहीं है, जो परंपराओं के हिसाब से वहाँ का संविधान चल रहा है उसी की तरह से निर्वाह किया जा सकता है। अब परंपराएं कैसी हैं हम उसको समझते हैं। उदाहरण के तौर पे हम लोग स्कूल जाते हैं, तो स्कूल जाते हैं तो उदाहरण के तौर पे हम एंट्री करते हैं 10:30 बजे, एक टाइम टेबल है। लेकिन किसी स्कूल के या कहें कि केंद्र सरकार से ऐसा लागू नहीं है कि आप 10:30 बजे ही स्कूल लगाओ या कि प्रार्थना करो। एक टाइम टेबल स्कूल को दे दिया गया है कि आप अपने टाइम टेबल से जिस हिसाब से चल रहा है उसको चलाओ। ये नहीं है कि हमने लिख दिया है कि 10 बजे ही लगाओ। कुछ स्कूल 7 बजे भी लगती हैं, प्राइवेट स्कूल, कुछ 10 बजे भी लगती हैं, कुछ 12 बजे भी लगती हैं। तो ऐसा केंद्र सरकार ने नहीं कहा कि आप 10 बजे ही लगाओ, उसके पहले आप स्कूल लगा ही नहीं सकते, ऐसा संविधान में लिखा है। नहीं, तो वो परंपराएं हैं कि चलो 10 बजे ठंडी के टाइम पे 12 बजे, तो ये सब परंपराओं के हिसाब से चलता है, समय अनुकूल। ऐसा ही वहाँ का संविधान है यूके यानी ब्रिटेन का। अब लिखित संविधान की बात करें तो लिखित संविधान किसका है, यूएसए का, पाकिस्तान का और भारत का। तो हमें पता होना चाहिए कि इनके संविधान लिखित हैं और अलिखित संविधान यूके का है। तो इससे प्रश्न हमको मिल गए, 4 प्रश्न मिल गए। हमारा पढ़ने का उद्देश्य, ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमें जो ऑप्शन दिए रहते हैं उनके भी हमको उत्तर पता होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो प्रश्न दिया गया है वही आए, हो सकता है उनके ऑप्शन से प्रश्न बन जाए। ये बड़े बड़े एग्जाम में होता है, यहाँ तक यूपीएससी में भी होता है, आपको पता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे। यानी जिस संविधान सभा द्वारा, यानी जो संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन, यानी जिसका अधिनियम बनाया गया था, उसके सदस्य कौन थे। तो क्या राजनीतिक दलों द्वारा नामित लोग थे, या विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित लोग थे, या लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित लोग थे, या गवर्नर जनरल द्वारा नामित थे। तो इसमें सिर्फ ये पूछा गया है कि जो अधिनियम आया था या अधिनियम उसका जो बनाया गया था उसके सदस्य कौन से लोग थे। तो उसका उत्तर हम समझते हैं कौन से लोग थे, और ये प्रश्न कहाँ पूछा गया था, एसएससी सीपीओ परीक्षा 2015 के अंदर ये प्रश्न देखने को मिला है। तो यानी हर तरह के प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं, और ये किसी न किसी परीक्षा में, किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसका उत्तर है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य। यानी जो विभिन्न प्रांत हैं
उनकी विधानसभाओं द्वारा जो निर्वाचित लोग हैं उनके द्वारा इसका अधिनियमन किया गया था। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया था उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली एक संविधान सभा का गठन जुलाई 1949 में किया गया, जिसके कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं से निर्वाचित थे, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे और 93 सदस्य देसी रियासतों के प्रतिनिधि थे। अब समझते हैं। उदाहरण के तौर पर संविधान सभा का निर्माण अभी वर्तमान में किया जा रहा है। उसमें ये कहा गया है कि इसमें जो अधिनियम में जो लोग संविधान निर्माण में भाग लेंगे, जो सदस्य रहेंगे, तो वो किसकी सहमति से होगा। जनता तो इतनी सारी है, उन सब से राय लेना, उनसे पूछना आसान बात तो नहीं है। तो कुछ सदस्यों को नियुक्त किया गया। तो सदस्य कैसे बनाए जाएंगे, कहाँ से उनका मतलब एक प्रकार से उनका नाम आएगा। तो यहाँ पर क्या किया गया था कि कैबिनेट मिशन ने यह कहा कि भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो संविधान सभा के द्वारा होगा और इसका गठन जुलाई 1949 में किया गया। ठीक, इसके सदस्य कितने थे? 389 सदस्य थे और ये जो सदस्य चुने गए थे वो ब्रिटिश प्रांत, यानी जो ब्रिटिश प्रांत थे उनकी विधानसभाओं से निर्वाचित हुए थे। कितने सदस्य? 292। इसमें से एक प्रश्न ये भी मिल गया कि ब्रिटिश प्रांतों की जो विधानसभाएं थीं उससे कितने निर्वाचित सदस्य थे जिन्होंने संविधान सभा की यानी निर्वाचन में यानी संविधान सभा के निर्माण में भाग लिया था। तो कितने सदस्य थे? 292। अब सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से कितने प्रतिनिधि थे? संविधान सभा निर्माण में चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के कितने प्रतिनिधि थे? 4 प्रतिनिधि इसमें थे। और देसी रियासतों के कितने प्रतिनिधि शामिल थे? कई बार सीधा प्रश्न बनता है कि संविधान सभा में कितनी देसी रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग लिया था। तो हमको उत्तर याद रखना है 93। तो इसमें ये तो पता चला कि संविधान सभा के द्वारा विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के सदस्य थे, लेकिन कितने सदस्य थे, किस किस के कितने सदस्य थे, ये भी हमें पता चल गया। तो इससे भी हमको 3 + 4 प्रश्न हमको इससे मिल जाते हैं देखने को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा अगले पृष्ठ पर है, ये रहा। तो भारत का अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? भारत के अंतःकालीन संसद में यानी जो संसद का निर्माण हुआ उसमें कितने सदस्य थे? तो उसमें 296 सदस्य हमको देखने को मिलते हैं। और ये प्रश्न कहाँ आया था? एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 यानी 12th के स्तरीय एग्जाम की परीक्षा में आया था 2014 में। तो 296 सदस्य इसमें थे। और जो 313, 316, 318 है इनके बारे में अभी इसमें प्रश्न नहीं दिया गया है। इनके बारे में अगर प्रश्न बनता है तो ज़रूर हम आपसे शेयर करेंगे। अभी हमको याद रखना है कि 296 सदस्य अंतःकालीन संसद में थे। तो अंतःकालीन संसद का अगर पूछा जा रहा है तो कितने सदस्य? 296। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। तो कब किया गया था? तो 1922, 1923, 1921 या 1920। और ये प्रश्न कहाँ पर देखने को मिला था? एसएससी एमटीएस की जो परीक्षा होती है यानी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 उसके अंदर ये देखने को मिला था। तो इसका उत्तर देखते हैं और इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया। भारत सरकार 1919 भारत सरकार एक अधिनियम है 1919, उसके तहत केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। कब? 1921 में। इसमें भी 2 प्रश्न बन रहे हैं अभी तक, अभी और आगे प्रश्न बनेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेडरिक व्हाइट 1921 से 1925 तक इसके सदस्य थे। जबकि इसके दूसरे अध्यक्ष थे स्वराज पार्टी के विट्ठल भाई पटेल। ये 24 अगस्त 1925 से अप्रैल 1930 तक थे। अब इसको समझते हैं।
देखिए, अगर ये पूछा जा रहा है कि केंद्रीय विधानसभा का गठन किस वर्ष हुआ है, तो उसका उत्तर है, सीधा सीधा सा उत्तर है 1921, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन हमें पता भी तो होना चाहिए कि केंद्रीय विधानसभा का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ, या इसके अध्यक्ष कौन थे, या बाद में इसके या दूसरे इसके अध्यक्ष कौन बने, तो वो इसमें ब्रीफ किया गया है। तो पहले इसका ये समझ लेते हैं कि किस अधिनियम के तहत हुआ था। तो ये 1919 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, एक 1909 भी था, एक 1919 था। तो इसका निर्माण या इसका गठन 1919 सरकार अधिनियम के, भारत सरकार अधिनियम के तहत हुआ था, और इसके केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में हुआ था। तो सन तो हम पहले ही जान चुके हैं। और इसके प्रथम अध्यक्ष कई बार पूछ सकता है, हो सकता है यही पूछे कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो पहले अध्यक्ष कौन से थे। तो इनके अध्यक्ष थे फ्रेडरिक होइट। या ये भी पूछ सकता है कि प्रथम जो केंद्रीय विधानसभा का गठन हुआ है वो कब तक उसका कार्यकाल था। तो उसका कार्यकाल 1921 से 1925 तक था। अगर दूसरे अध्यक्ष के बारे में पूछे, या अगर ये भी पूछ सकता है कि फ्रेडरिक होइट के बाद दूसरे अध्यक्ष कौन थे, तो विट्ठल भाई पटेल थे। अब विट्ठल भाई पटेल तो हमने नाम याद कर लिया। अब इनका कार्यकाल पूछे तो 24 अगस्त 1925 से अप्रैल 1930 तक थे, यानी 25 से 30 तक ये थे। अब अगर ये पूछता है कि विट्ठल भाई पटेल जो केंद्रीय विधानसभा के दूसरे अध्यक्ष थे, उनकी पार्टी कौन सी थी, तो उनकी पार्टी थी स्वराज पार्टी। तो इसमें से हमको कितने प्रश्न देखने को मिल गए, हम लोग काउंट करते हैं। एक अधिनियम का प्रश्न हमको यहाँ पे मिल गया 1919 का, उसके गठन का प्रश्न हमको मिल गया 2, प्रथम अध्यक्ष मिल गया 3, उनका कार्यकाल 4, दूसरे अध्यक्ष 5, कार्यकाल 6 और पार्टी मिला के 7। सोचिए, एक प्रश्न से हम लोगों ने 7 प्रश्न यहाँ पर निकाल लिए। तो ये होता है पढ़ने का तरीका, नोट्स बनाने का तरीका। हम लोग अगर उत्तर भर देखते तो ये हम लोग नॉर्मल सी चीज़ थी कि हम लोग प्रथम केंद्रीय विधानसभा गठन कब हुआ, 1921 में, यहाँ पढ़ के निकल गए। नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है। हमने को ये चीज़ भी देखनी है कि इसमें जो चीज़ें दी गई हैं तो उसका रिलेट 360 डिग्री जो कहा जाता है एक प्रकार से, कि किसी भी टॉपिक को 360 डिग्री पढ़ना, तो हर प्रश्न को भी 360 डिग्री हमको पढ़ना है, ये हमको आना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा 6 नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। यह सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछा जाता भी है। और ये किसमें पूछा गया था, एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा टियर 1 2013 में। तो ऑप्शन है बेबल प्लान, क्रिप्स मिशन, ऑगस्ट ऑफर और या कैबिनेट मिशन। तो अब इसके बारे में हम डिटेल से पढ़ते हैं कि किसके कहने पर बनाई गई थी। तो ये बनाई गई थी कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। अब इसका उत्तर तो हमने जान लिया, कैबिनेट मिशन। अब ये कैबिनेट मिशन आया क्या था, आया कब था और क्यों इसका निर्माण किया गया था, कहाँ से आया था, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया था, जैसा कि इसमें हमने ऑप्शन में टिक कर दिया। अब इसके प्रस्तावों के तहत हुआ था। अब ये पूछ सकता है कि कब आया था या कब इसका गठन हुआ था या कब इसके कहने पर योजना के प्रस्तावों को पारित किया गया था। तो 1946 में। और संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। उदाहरण के तौर पे ये पूछे कि संविधान सभा का गठन क्यों किया गया था, तो इसमें भी हमको पता होना चाहिए कि 1946 में इसको कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान निर्माण के लिए इसका गठन किया गया था। तो इसमें से हम 2-3 प्रश्न निकाल सकते हैं। अगर एक प्रश्न के ऑप्शन हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसके आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें अभी बेबल प्लान भी है, क्रिप्स मिशन भी है, ऑगस्ट ऑफर भी ऑप्शन में है। तो उसके बारे में जैसे ही आगे प्रश्न आएगा हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया। तो इसमें से जो अधिनियम हम लोग अभी पढ़े थे, तो 1909 का अधिनियम या 1919 का अधिनियम, 35 का अधिनियम या 47 का अधिनियम। तो 1919 का अधिनियम अभी हम जस्ट पढ़ के आ गए हैं। और अब ये प्रश्न कहाँ पूछा गया था, तो यह पूछा गया था एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 यानी 12th में स्तरीय परीक्षा 2014 में पूछा गया था। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये हम जो जस्ट पढ़ के आए थे 1919 का अधिनियम, तो इसका उत्तर है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। अब इसमें था क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। भारत सरकार अधिनियम जो कि 1919 नाम से था, भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। भारत सचिव जो कि एक पद है, भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार उसे दे दिया गया।
महालेखक परीक्षा क्या होता है उसको डिटेल से जब उसके अध्याय को पढ़ते हैं तब हमको जानकारी मिलती है। तो अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम का नाम था 1919। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि भारत सचिव को भारत के महालेखक परीक्षक की नियुक्ति दी गई थी, तो ये किस अधिनियम के तहत दिया गया था? 1919 का अधिनियम जो इसमें पूछा गया है। नियंत्रक महालेखा नामक पद का सुझाव, तो इसमें अभी पद का सुझाव पूछा गया है, लेकिन सचिव को दिया गया था या कि किसे दिया गया था यह भी आगे पूछा जा सकता है। 8वें प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय संविधान सभा जो कि कैबिनेट मिशन के अंतर्गत आई थी, उसके अध्यक्ष की बात करें तो उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BN राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यह प्रश्न आया था 2006 और 2000 यानी 2 बार ये रिपीट हो चुका है SSC स्नातक स्तरीय परीक्षा में। इसके आंसर की बात करते हैं। अरे ये 1999 में SSC में भी आ चुका है, यानी ये प्रश्न 3 बार आ चुका है और बहुत बार आता ही रहता है। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के। अब इसके बारे में आगे डिटेल पढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए। अभी जस्ट UPSC 2024 में एक प्रश्न आया था कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। सोचिए कितनी बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है, लेकिन UPSC ने फिर से इस प्रश्न को पूछा था कि अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के कौन थे। तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि एकदम सिंपल सा प्रश्न था, लेकिन इसमें पूछा क्या गया था अभी कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, स्थायी अध्यक्ष थे जो कि 9 दिसंबर 1946 को ये बने थे। इसमें 2 प्रश्न बनते हैं, स्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष। और इसमें एक प्रश्न और हमको मिल जाता है कि राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति हैं भारत के, ये भी हमको जानकारी मिल जाती है। तो इसमें से कई प्रश्न बन जाते हैं, जो कि ये लेटेस्ट इस साल पूछा ही गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का अध्यक्ष कौन था? तो फिर से वही प्रश्न कि भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। और SSC टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2007 में पूछा गया, और SSC संयुक्त स्थानीय परीक्षा Tier 1 में पूछा गया 2011 में। तो अभी हम जस्ट पढ़ के आए हैं कि राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। और उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या जैसे हमने देख ही ली है, इसमें बताया गया है, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना या विचार नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। ये प्रश्न UPSC पैटर्न में है कि कौन सा कोड सही है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें उसको कोड को चुनकर हमें उत्तर लिखना है। तो भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की ही व्याख्या नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। इसमें विचारधारा कौन कौन सी है? न्याय विचारधारा है, स्वतंत्रता है, समानता है या भाईचारा है। तो अब हमें अगर ये पता होगा कि संविधान में क्या क्या चीज़ें हैं तो हम इसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। इसमें क्या पूछा गया है, कौन सा कोड सही उत्तर है, 1 या 2, 2 या 3 या 1 या 3 या 1 2 3 4। ये SSC CPU में परीक्षा में पूछा गया था। तो इसमें 1 2 3 4 यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की ही नहीं, कल्पना की ही नहीं विचार करती, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करती है, क्योंकि यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा की विचारधारा से ओतप्रोत है। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा D, यानी इसमें सभी चीज़ें भारतीय संविधान में हैं। न्याय भी है, समानता भी है, स्वतंत्रता भी है, भाईचारा भी है। अब इससे ये प्रश्न भी बन सकता है कि भारतीय संविधान में क्या भाईचारा है, या भारतीय संविधान में क्या स्वतंत्रता है, या न्याय है, या समानता है, जो कि इसमें एक साथ पूछ लिया गया है। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 11वां प्रश्न। स्वतंत्रवाद किसका द्योतक है? स्वतंत्रवाद या स्वतंत्रतावाद किसका द्योतक है? तो यह सामाजिक,
राजनैतिक तथा आर्थिक पहलुओं को स्वतंत्रता का द्योतक है। और यह प्रश्न पूछा गया है यशस्वी संयुक्त स्नातक स्तरीय टियर 1 परीक्षा में। सन इसका कट गया है इसमें रेटिंग में, या कैसे कट गया है पता नहीं, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्वतंत्रतावाद या उदारवाद, लाइबरेलिज्म, स्वतंत्रता और समानता के विचारधारों या विचारों पर आधारित एक राजनीतिक दर्शन है। इसके विस्तृत अर्थ में सामाजिक, राजनीतिक तथा आर्थिक या धार्मिक स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल हैं। तो इसको समझते हैं, स्वतंत्रतावाद या उदारवाद क्या है। स्वतंत्रता और समानता के विचारों पर आधारित एक राजनीतिक दर्शन है। इसके विस्तृत अर्थ में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, धार्मिक स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल हैं। तो इसमें ये बताया गया है स्वतंत्रतावाद के बारे में कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसको समझ लेते हैं कि इसमें सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल हैं। इन 1, 2, 3, 4, 5 स्वतंत्रता के बारे में इसमें बताया गया है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो अगर ये पूछा जा रहा है कि संविधान के अंदर भारतीय लोकतंत्र के जो आदर्श हैं वो कहाँ पर लिखे गए हैं, तो वो भाग 4 में लिखे गए हैं। और ये प्रश्न है एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2013 में। अब इसमें जो इसकी ब्रीफिंग दी गई है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की झलक हमें संविधान की प्रस्तावना में मिलती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य, दर्शन प्रकट होता है। इसके प्रश्न इतने बनते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या देखने को मिलता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य और दर्शन प्रकट होता है किससे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में किस रूप में घोषित किया गया है। प्रियम्बल जो कि भारत की प्रस्तावना है उसे किस रूप में घोषित किया गया है। तो क्या एक प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी या लोकतांत्रिक गणराज्य, एक प्रभुत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, या एक गणराज्य। तो इसके बारे में हम समझते हैं। यह प्रश्न आया था एसएससी मैट्रिक परीक्षा 2006 में। तो इसमें जैसे उत्तर है एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसके बारे में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया। ज्ञातव्य है कि मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, पंथनिरपेक्ष, अखंडता शब्द नहीं थे। यानी जब 1950 में इसकी प्रस्तावना बनाई गई थी तब ये शब्द नहीं थे। इन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया। अब इसमें कई सारे प्रश्न बन गए, थोड़ा इसको रुककर हम लोग पढ़ते हैं। संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान जब लागू होता है 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, लेकिन इसकी प्रस्तावना या सब संविधान कंप्लीट होता है 26 नवंबर 1949 को। अब जब 1950 में लागू होता है तब संविधान में की प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द नहीं थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 42वें संविधान संशोधन को करवाया, किस समिति के द्वारा करवाया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन कराया 1976 में, तब इसमें ये 3 शब्द जोड़े गए। तो इससे कई बार प्रश्न बनते हैं कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़े गए और यह किसकी सिफारिश में, या कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, या यह किसकी सिफारिश पर हुआ। तो हमें इनसे कई सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब हमने 12 प्रश्न पढ़ लिए हैं। 13 प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं। 13 प्रश्न में से हम लोगों ने कम से कम 1 या 2 प्रश्न एक प्रश्न से मिला होगा, तो यह 20-30 प्रश्न इससे बन सकते हैं। तो हमने इसको अच्छे से पढ़ा है। हम अगले पार्ट में इसकी और प्रश्न इसके आगे से बढ़ेंगे और इसके आगे के प्रश्न पढ़ेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का तो वह प्रश्न है, शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ
है, यानी शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है? तो उत्तर है दृढ़ राज्य। और ये प्रश्न कहाँ आया था? एसएससी मैट्रिक स्तरीय परीक्षा 2008 में। तो यह प्रश्न एसएससी की परीक्षा में देखने को मिला था। और इसी तरह आपको जितने प्रश्न इसमें दिखेंगे वो कहीं ना कहीं परीक्षा में आ चुके हैं। तो सेम प्रश्न दोहराए जाते भी हैं, यदि नहीं भी जाते तो उनसे रिलेटेड प्रश्न जरूर दोहराए जाते हैं। तो इस प्रश्न का उत्तर है दृढ़ राज्य शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ है। अब इसको समझते हैं कि इसका मतलब क्या होता है। तो शासन की एकात्मक पद्धति में केंद्र सर्वोपरि होता है, जो कि राज्य, यानी राज्य का मतलब यहाँ पर राष्ट्र से है, सुदृढ़ता प्रदान करता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि शासन की एकात्मक पद्धति का लाभ क्या है। तो शासन की एकात्मक पद्धति से मतलब ये है कि अगर एक ही पद्धति उसमें है तो केंद्र सर्वोपरि है। अगर कई सारे उसमें मालिक बन जाएंगे, उदाहरण के तौर पर हम समझ लें कि किसी एक कंपनी के कई सारे मालिक हैं, तो उसमें एक बल नहीं मिलेगा, कंपनी को एक बल नहीं प्रदान होगा, 4 लोग मालिक हैं। सेम इसी तरह देश में हो रहा है, अगर केंद्र ही सर्वोपरि है तो उससे हैंडल करने में सब चीज़ें आसान हो जाती है। आइए अपने अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश का अलिखित संविधान है? इसमें यह पूछा गया है कि किस देश का संविधान लिखित नहीं है। और ये प्रश्न कहाँ पर आया है? एसएससी सेक्शन ऑफिसर परीक्षा 2006 में ये प्रश्न देखने को मिला है। तो आप भी कमेंट में इनके उत्तर लिखते जाइएगा और हम तो बताएंगे ही कि इसके उत्तर क्या हैं। तो क्या यूएसए होगा या पाकिस्तान होगा या यूके होगा या भारत होगा? तो आइए इसके उत्तर को देखते हैं और समझते हैं कि इसका मतलब क्या है और यह क्यों कहा गया है कि किसका संविधान लिखा ही नहीं है। तो इसका उत्तर है यूके यानी ब्रिटेन। तो ब्रिटेन का संविधान जो है वह अलिखित है, यानी उसे लिखा नहीं गया है, मौखिक रूप से है। यहाँ संसदीय परंपराओं के आधार पर शासन होता है। यूएसए, पाकिस्तान और भारत के संविधान लिखित है। अब इसमें से हम अच्छी चीज़ क्या समझने को मिलती है कि इस प्रश्न में से हमको 4 प्रश्नों का जवाब मिल रहा है। कैसे? कि यूके का संविधान तो ठीक है, हमने पढ़ा कि इसका संविधान लिखित नहीं है, जो परंपराओं के हिसाब से वहाँ का संविधान चल रहा है उसी की तरह से निर्वाह किया जा सकता है। अब परंपराएं कैसी हैं हम उसको समझते हैं। उदाहरण के तौर पे हम लोग स्कूल जाते हैं, तो स्कूल जाते हैं तो उदाहरण के तौर पे हम एंट्री करते हैं 10:30 बजे, एक टाइम टेबल है। लेकिन किसी स्कूल के या कहें कि केंद्र सरकार से ऐसा लागू नहीं है कि आप 10:30 बजे ही स्कूल लगाओ या कि प्रार्थना करो। एक टाइम टेबल स्कूल को दे दिया गया है कि आप अपने टाइम टेबल से जिस हिसाब से चल रहा है उसको चलाओ। ये नहीं है कि हमने लिख दिया है कि 10 बजे ही लगाओ। कुछ स्कूल 7 बजे भी लगती हैं, प्राइवेट स्कूल, कुछ 10 बजे भी लगती हैं, कुछ 12 बजे भी लगती हैं। तो ऐसा केंद्र सरकार ने नहीं कहा कि आप 10 बजे ही लगाओ, उसके पहले आप स्कूल लगा ही नहीं सकते, ऐसा संविधान में लिखा है नहीं। तो वो परंपराएं हैं कि चलो 10 बजे ठंडी के टाइम पे 12 बजे, तो ये सब परंपराओं के हिसाब से चलता है, समय अनुकूल। ऐसा ही वहाँ का संविधान है यूके यानी ब्रिटेन का। अब लिखित संविधान की बात करें तो लिखित संविधान किसका है? यूएसए का, पाकिस्तान का और भारत का। तो हमें पता होना चाहिए कि इनके संविधान लिखित हैं और अलिखित संविधान यूके का है। तो इससे प्रश्न हमको मिल गए, 4 प्रश्न मिल गए। हमारा पढ़ने का उद्देश्य ऑब्जेक्टिव यही होता है कि हमें जो ऑप्शन दिए रहते हैं उनके भी हमको उत्तर पता होना चाहिए, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो प्रश्न दिया गया है वही आए, हो सकता है उनके ऑप्शन से प्रश्न बन जाए। ये बड़े बड़े एग्जाम में होता है, यहाँ तक यूपीएससी में भी होता है, आपको पता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर हम बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियम किया गया उसके सदस्य कौन थे? यानी जिस संविधान सभा द्वारा, यानी जो संविधान सभा के द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन यानी जिसका अधिनियम बनाया गया था उसके सदस्य कौन थे? तो क्या राजनीतिक दलों द्वारा नामित लोग थे, या विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित लोग थे, या लोगों द्वारा सीधे निर्वाचित लोग थे, या गवर्नर जनरल द्वारा नामित थे? तो इसमें सिर्फ ये पूछा गया है कि जो अधिनियम आया था या अधिनियम उसका जो बनाया गया था उसके सदस्य कौन से लोग थे। तो उसका उत्तर हम समझते हैं कौन से लोग थे। और ये प्रश्न कहाँ पूछा गया था?
एसएससी सीपीओ परीक्षा 2015 के अंदर ये प्रश्न देखने को मिला है। तो यानी हर तरह के प्रश्न यहाँ पर आपको देखने को मिल रहे हैं और ये किसी न किसी परीक्षा में, किसी न किसी एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। तो इसका उत्तर है विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित सदस्य, यानी जो विभिन्न प्रांत हैं उनकी विधानसभाओं द्वारा जो निर्वाचित लोग हैं उनके द्वारा इसका अधिनियमन किया गया था। अब थोड़ा सा इसके बारे में समझते हैं। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान का अधिनियमन किया गया था उसके सदस्य विभिन्न प्रांतों की विधानसभाओं द्वारा निर्वाचित थे। कैबिनेट मिशन की संस्तुति पर भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली एक संविधान सभा का गठन जुलाई 1949 में किया गया, जिसके कुल सदस्यों की संख्या 389 थी, जिसमें 292 सदस्य ब्रिटिश प्रांतों की विधानसभाओं से निर्वाचित थे, 4 सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के प्रतिनिधि थे और 93 सदस्य देशी रियासतों के प्रतिनिधि थे। अब समझते हैं। उदाहरण के तौर पर संविधान सभा का निर्माण अभी वर्तमान में किया जा रहा है। उसमें ये कहा गया है कि इसमें जो अधिनियम में जो लोग संविधान निर्माण में भाग लेंगे, जो सदस्य रहेंगे, तो वो किसकी सहमति से होगा। जनता तो इतनी सारी है, उन सब से राय लेना, उनसे पूछना आसान बात तो नहीं है। तो कुछ सदस्यों को नियुक्त किया गया। तो सदस्य कैसे बनाए जाएंगे, कहाँ से उनका मतलब एक प्रकार से उनका नाम आएगा। तो यहाँ पर क्या किया गया था कि कैबिनेट मिशन ने यह कहा कि भारतीय संविधान का जो निर्माण है वो संविधान सभा के द्वारा होगा और इसका गठन जुलाई 1949 में किया गया। ठीक, इसके सदस्य कितने थे? 389 सदस्य थे और ये जो सदस्य चुने गए थे वो ब्रिटिश प्रांत, यानी जो ब्रिटिश प्रांत थे उनकी विधानसभाओं से निर्वाचित हुए थे। कितने सदस्य? 292। इसमें से एक प्रश्न ये भी मिल गया कि ब्रिटिश प्रांतों की जो विधानसभाएं थी उससे कितने निर्वाचित सदस्य थे जिन्होंने संविधान सभा की यानी निर्वाचन में यानी संविधान सभा के निर्माण में भाग लिया था। तो कितने सदस्य थे? 292। अब सदस्य चीफ कमिश्नर क्षेत्रों से कितने प्रतिनिधि थे? संविधान सभा निर्माण में चीफ कमिश्नर क्षेत्रों के कितने प्रतिनिधि थे? 4 प्रतिनिधि इसमें थे। और देशी रियासतों के कितने प्रतिनिधि शामिल थे? कई बार सीधा प्रश्न बनता है कि संविधान सभा में कितनी देशी रियासतों के प्रतिनिधि ने भाग लिया था। तो हमको उत्तर याद रखना है 93। तो इसमें ये तो पता चला कि संविधान सभा के द्वारा विभिन्न प्रांतों के विधानसभाओं के सदस्य थे, लेकिन कितने सदस्य थे, किस किस के कितने सदस्य थे, ये भी हमें पता चल गया। तो इससे भी हमको 3+4 प्रश्न हमको इससे मिल जाते हैं देखने को। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा अगले पृष्ठ पर है, ये रहा। तो भारत का अंतःकालीन संसद में कितने सदस्य थे? भारत के अंतःकालीन संसद में यानी जो संसद का निर्माण हुआ उसमें कितने सदस्य थे? तो उसमें 296 सदस्य हमको देखने को मिलते हैं। और ये प्रश्न कहाँ आया था? एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 यानी 12th के स्तरीय एग्जाम की परीक्षा में आया था 2014 में। तो 296 सदस्य इसमें थे और जो 313, 316, 318 है इनके बारे में अभी इसमें प्रश्न नहीं दिया गया है। इनके बारे में अगर प्रश्न बनता है तो ज़रूर हम आपसे शेयर करेंगे। अभी हमको याद रखना है कि 296 सदस्य अंतःकालीन संसद में थे। तो अंतःकालीन संसद का अगर पूछा जा रहा है तो कितने सदस्य? 296। अगले प्रश्न पर हम चलते हैं। प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन कब किया गया था? तो केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था तो कब किया गया था? तो 1922, 1923, 1921 या 1920। और ये प्रश्न कहाँ पर देखने को मिला था? एसएससी एमटीएस की जो परीक्षा होती है यानी मल्टीटास्किंग परीक्षा 2014 उसके अंदर ये देखने को मिला था। तो इसका उत्तर देखते हैं और इसके बारे में हम पढ़ते हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1919 के तहत प्रथम केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया। भारत सरकार 1919 भारत सरकार एक अधिनियम है 1919, उसके तहत केंद्रीय विधानसभा का गठन किया गया था। कब? 1921 में। इसमें भी 2 प्रश्न बन रहे हैं अभी तक, अभी और आगे प्रश्न बनेंगे, हम उसके बारे में बात करेंगे। इसके प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो फ्रेडरिक व्हाइट 1921 से 1925 तक इसके सदस्य थे, जबकि इसके दूसरे अध्यक्ष थे स्वराज पार्टी के विट्ठल भाई पटेल
ये 24 अगस्त 1925 से अप्रैल 1930 तक थे। अब इसको समझते हैं। देखिए, अगर ये पूछा जा रहा है कि केंद्रीय विधानसभा का गठन किस वर्ष हुआ है, तो उसका उत्तर है, सीधा सीधा सा उत्तर है 1921, जो कि यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन हमें पता भी तो होना चाहिए कि केंद्रीय विधानसभा का गठन किस अधिनियम के तहत हुआ, या इसके अध्यक्ष कौन थे, या बाद में इसके या दूसरे इसके अध्यक्ष कौन बने, तो वो इसमें ब्रीफ किया गया है। तो पहले इसका ये समझ लेते हैं कि किस अधिनियम के तहत हुआ था। तो ये 1919 के अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम, एक 1909 भी था, एक 1919 था। तो इसका निर्माण या इसका गठन 1919 सरकार अधिनियम के, भारत सरकार अधिनियम के तहत हुआ था, और इसके केंद्रीय विधानसभा का गठन 1921 में हुआ था। तो सन तो हम पहले ही जान चुके हैं। और इसके प्रथम अध्यक्ष कई बार पूछ सकता है, हो सकता है यही पूछे कि प्रथम केंद्रीय विधानसभा के जो अध्यक्ष थे वो पहले अध्यक्ष कौन से थे। तो इनके अध्यक्ष थे फ्रेडरिक होइट। या ये भी पूछ सकता है कि प्रथम जो केंद्रीय विधानसभा का गठन हुआ है वो कब तक उसका कार्यकाल था। तो उसका कार्यकाल 1921 से 1925 तक था। अगर दूसरे अध्यक्ष के बारे में पूछे, या अगर ये भी पूछ सकता है कि फ्रेडरिक होइट के बाद दूसरे अध्यक्ष कौन थे, तो विट्ठल भाई पटेल थे। अब विट्ठल भाई पटेल तो हमने नाम याद कर लिया। अब इनका कार्यकाल पूछे तो 24 अगस्त 1925 से अप्रैल 1930 तक थे, यानी 25 से 30 तक ये थे। अब अगर ये पूछता है कि विट्ठल भाई पटेल जो केंद्रीय विधानसभा के दूसरे अध्यक्ष थे, उनकी पार्टी कौन सी थी, तो उनकी पार्टी थी स्वराज पार्टी। तो इसमें से हमको कितने प्रश्न देखने को मिल गए, हम लोग काउंट करते हैं। एक अधिनियम का प्रश्न हमको यहाँ पे मिल गया 1919 का, उसको गठन का प्रश्न हमको मिल गया 2, प्रथम अध्यक्ष मिल गया 3, उनका कार्यकाल 4, दूसरे अध्यक्ष 5, कार्यकाल 6 और पार्टी मिला के 7। सोचिए, एक प्रश्न से हम लोगों ने 7 प्रश्न यहाँ पर निकाल लिए। तो ये होता है पढ़ने का तरीका, नोट्स बनाने का तरीका। हम लोग अगर उत्तर भर देखते तो ये हम लोग नॉर्मल सी चीज़ थी कि हम लोग प्रथम केंद्रीय विधानसभा गठन कब हुआ, 1921 में, यहाँ पढ़ के निकल गए। नहीं, ऐसे नहीं पढ़ना है। हमने को ये चीज़ भी देखनी है कि इसमें जो चीज़ें दी गई हैं तो उसका रिलेट 360 डिग्री जो कहा जाता है एक प्रकार से, कि किसी भी टॉपिक को 360 डिग्री पढ़ना, तो हर प्रश्न को भी 360 डिग्री हमको पढ़ना है, ये हमको आना चाहिए। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारा 6 नंबर का प्रश्न, भारतीय संविधान सभा किसके कहने पर बनाई गई थी। यह सवाल बहुत बार पूछा जा चुका है और पूछा जाता भी है। और ये किसमें पूछा गया था, एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय परीक्षा टियर 1 2013 में। तो ऑप्शन है बेबल प्लान, क्रिप्स मिशन, ऑगस्ट ऑफर और या कैबिनेट मिशन। तो अब इसके बारे में हम डिटेल्स पढ़ते हैं कि किसके कहने पर बनाई गई थी। तो ये बनाई गई थी कैबिनेट मिशन के अंतर्गत। अब इसका उत्तर तो हमने जान लिया, कैबिनेट मिशन। अब ये कैबिनेट मिशन आया क्या था, आया कब था और क्यों इसका निर्माण किया गया था, कहाँ से आया था, तो इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लोग ले लेते हैं। तो भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के द्वारा किया गया था, जैसा कि इसमें हमने ऑप्शन में टिक कर दिया। अब इसके प्रस्तावों के तहत हुआ था। अब ये पूछ सकता है कि कब आया था या कब इसका गठन हुआ था या कब इसके कहने पर योजना के प्रस्तावों को पारित किया गया था। तो 1946 में। और संविधान सभा का गठन संविधान के निर्माण के लिए किया गया था। उदाहरण के तौर पे ये पूछे कि संविधान सभा का गठन क्यों किया गया था, तो इसमें भी हमको पता होना चाहिए कि 1946 में इसको कैबिनेट मिशन के अंतर्गत संविधान निर्माण के लिए इसका गठन किया गया था। तो इसमें से हम 2-3 प्रश्न निकाल सकते हैं। अगर एक प्रश्न के ऑप्शन हम लोग अच्छे से पढ़ लेते हैं तो उसके आंसर हम लोग निकाल सकते हैं। इसमें अभी बेबल प्लान भी है, क्रिप्स मिशन भी है, ऑगस्ट ऑफर भी ऑप्शन में है। तो उसके बारे में जैसे ही आगे प्रश्न आएगा हम लोग उसके बारे में डिस्कस करते जाएंगे। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अधिनियम में नियंत्रक महालेखा परीक्षक नामक पद का सुझाव दिया गया। तो इसमें से जो अधिनियम हम लोग अभी पढ़े थे, तो 1909 का अधिनियम या 1919 का अधिनियम, 35 का अधिनियम या 47 का अधिनियम। तो 1919 का अधिनियम अभी हम जस्ट पढ़ के आ गए हैं। और अब ये प्रश्न कहाँ पूछा गया था, तो यह पूछा गया था एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 यानी 12th में स्तरीय परीक्षा 2014 में पूछा गया था। अब इसके बारे में पढ़ते हैं। तो ये हम जो जस्ट पढ़ के आए थे 1919 का अधिनियम, तो इसका उत्तर है 1919 का भारत सरकार अधिनियम। अब इसमें था क्या, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। भारत सरकार अधिनियम जो कि 1919 नाम से था, भारत सचिव को भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार दिया गया। भारत सचिव जो कि एक पद है,
भारत में महालेखा परीक्षक की नियुक्ति का अधिकार उसे दे दिया गया। महालेखा परीक्षक क्या होता है उसको डिटेल से जब उसके अध्याय को पढ़ते हैं तब हमको जानकारी मिलती है। तो अधिनियम की बात करें तो इस अधिनियम का नाम था 1919। इसमें यह भी पूछा जा सकता है कि भारत सचिव को भारत के महालेखक परीक्षक की नियुक्ति दी गई थी, तो ये किस अधिनियम के तहत दिया गया था? 1919 का अधिनियम जो इसमें पूछा गया है। नियंत्रक महालेखा नामक पद का सुझाव, तो इसमें अभी पद का सुझाव पूछा गया है, लेकिन सचिव को दिया गया था या कि किसे दिया गया था यह भी आगे पूछा जा सकता है। 8वें प्रश्न की ओर हम लोग आते हैं। भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था? तो भारतीय संविधान सभा जो कि कैबिनेट मिशन के अंतर्गत आई थी, उसके अध्यक्ष की बात करें तो उसके अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन देखते हैं, डॉक्टर BR अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर BN राव, पंडित जवाहरलाल नेहरू। और यह प्रश्न आया था 2006 और 2000 यानी 2 बार ये रिपीट हो चुका है SSC स्नातक स्तरीय परीक्षा में। इसके आंसर की बात करते हैं। अरे ये 1999 में SSC में भी आ चुका है, यानी ये प्रश्न 3 बार आ चुका है और बहुत बार आता ही रहता है। तो इसके अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के। अब इसके बारे में आगे डिटेल पढ़ते हैं। भारत की संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा द्वारा सच्चिदानंद सिन्हा को अस्थायी अध्यक्ष चुना गया, जबकि 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष के रूप में निर्वाचित हुए थे। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी हुए। अभी जस्ट UPSC 2024 में एक प्रश्न आया था कि संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे। सोचिए कितनी बार यह प्रश्न रिपीट हुआ है, लेकिन UPSC ने फिर से इस प्रश्न को पूछा था कि अस्थायी अध्यक्ष संविधान सभा के कौन थे। तो ये थे सच्चिदानंद सिन्हा, जो कि एकदम सिंपल सा प्रश्न था, लेकिन इसमें पूछा क्या गया था अभी कि स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो अध्यक्ष थे राजेंद्र प्रसाद, स्थायी अध्यक्ष थे जो कि 9 दिसंबर 1946 को ये बने थे। इसमें 2 प्रश्न बनते हैं, स्थायी अध्यक्ष और अस्थायी अध्यक्ष। और इसमें एक प्रश्न और हमको मिल जाता है कि राजेंद्र प्रसाद प्रथम राष्ट्रपति हैं भारत के, ये भी हमको जानकारी मिल जाती है। तो इसमें से कई प्रश्न बन जाते हैं जो कि ये लेटेस्ट इस साल पूछा ही गया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारतीय संविधान का अध्यक्ष कौन था? तो फिर से वही प्रश्न कि भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष कौन था। और SSC टैक्स असिस्टेंट परीक्षा 2007 में पूछा गया और SSC संयुक्त स्थानीय परीक्षा Tier 1 में पूछा गया 2011 में। तो अभी हम जस्ट पढ़ के आए हैं कि राजेंद्र प्रसाद इसके अध्यक्ष थे। और उपयुक्त प्रश्न की व्याख्या जैसे हमने देख ही ली है, इसमें बताया गया है, भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की कल्पना या विचार नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। ये प्रश्न UPSC पैटर्न में है कि कौन सा कोड सही है। इसमें 4 ऑप्शन दिए हैं और इसमें उसको कोड को चुनकर हमें उत्तर लिखना है। तो भारतीय संविधान केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की ही व्याख्या नहीं करता, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करता है, क्योंकि यह इसकी विचारधारा से ओतप्रोत है। इसमें विचारधारा कौन कौन सी है? न्याय विचारधारा है, स्वतंत्रता है, समानता है या भाईचारा है। तो अब हमें अगर ये पता होगा कि संविधान में क्या क्या चीज़ें हैं तो हम इसका उत्तर आसानी से दे पाएंगे। इसमें क्या पूछा गया है, कौन सा कोड सही उत्तर है, 1 या 2, 2 या 3 या 1 या 3 या 1 2 3 4। ये SSC CPU में परीक्षा में पूछा गया था। इसमें 1 2 3 4 यानी भारतीय संविधान की प्रस्तावना केवल सरकार के लोकतांत्रिक रूप की ही नहीं, कल्पना की ही नहीं विचार करती, बल्कि एक लोकतांत्रिक समाज की भी कल्पना करती है, क्योंकि यह न्याय, स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, भाईचारा की विचारधारा से ओतप्रोत है। तो इसका मतलब इसका आंसर होगा D, यानी इसमें सभी चीज़ें भारतीय संविधान में हैं। न्याय भी है, समानता भी है, स्वतंत्रता भी है, भाईचारा भी है। अब इससे ये प्रश्न भी बन सकता है कि भारतीय संविधान में क्या भाईचारा है, या भारतीय संविधान में क्या स्वतंत्रता है, या न्याय है, या समानता है, जो कि इसमें एक साथ पूछ लिया गया है। तो हम अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा 11वां प्रश्न। स्वतंत्रवाद किसका द्योतक है? स्वतंत्रवाद या स्वतंत्रतावाद किसका द्योतक है?
तो यह सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक पहलुओं को स्वतंत्रता का द्योतक है। और यह प्रश्न पूछा गया है एसएससी संयुक्त स्नातक स्तरीय टियर 1 परीक्षा में। सन इसका कट गया है इसमें रेटिंग में, या कैसे कट गया है पता नहीं, इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। स्वतंत्रतावाद या उदारवाद, लाइबरेलिज्म, स्वतंत्रता और समानता के विचारधारों या विचारों पर आधारित एक राजनीतिक दर्शन है। इसके विस्तृत अर्थ में सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक या धार्मिक स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल हैं। तो इसको समझते हैं, स्वतंत्रतावाद या उदारवाद क्या है। स्वतंत्रता और समानता के विचारों पर आधारित एक राजनीतिक दर्शन है। इसके विस्तृत अर्थ में सामाजिक, राजनैतिक और आर्थिक, धार्मिक स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल हैं। तो इसमें ये बताया गया है स्वतंत्रतावाद के बारे में कि इसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं। तो इसको समझ लेते हैं कि इसमें सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक, धार्मिक स्वतंत्रता और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग शामिल हैं। इन 1, 2, 3, 4, 5 स्वतंत्रता के बारे में इसमें बताया गया है। अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों को हम कहाँ देख सकते हैं। तो अगर ये पूछा जा रहा है कि संविधान के अंदर भारतीय लोकतंत्र के जो आदर्श हैं वो कहाँ पर लिखे गए हैं, तो वो भाग 4 में लिखे गए हैं। और ये प्रश्न है एसएससी संयुक्त हायर सेकेंडरी 10+2 स्तरीय परीक्षा 2013 में। अब इसमें जो इसकी ब्रीफिंग दी गई है उसके बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। भारतीय संविधान के अंतर्गत भारतीय लोकतंत्र के आदर्शों की झलक हमें संविधान की प्रस्तावना में मिलती है। प्रस्तावना के माध्यम से भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य, दर्शन प्रकट होता है। इसके प्रश्न इतने बनते हैं कि भारतीय संविधान की प्रस्तावना में क्या क्या देखने को मिलता है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भारतीय संविधान का सार, अपेक्षाएं, उद्देश्य, उसका लक्ष्य और दर्शन प्रकट होता है किससे, भारतीय संविधान की प्रस्तावना से। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। संविधान की प्रस्तावना में भारत को निम्नलिखित में किस रूप में घोषित किया गया है। प्रियम्बल जो कि भारत की प्रस्तावना है उसे किस रूप में घोषित किया गया है। तो क्या एक प्रभुसत्ता संपन्न लोकतांत्रिक गणराज्य, समाजवादी या लोकतांत्रिक गणराज्य, एक प्रभुत्ता संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य, या एक गणराज्य। तो इसके बारे में हम समझते हैं। यह प्रश्न आया था एसएससी मैट्रिक परीक्षा 2006 में। तो इसमें जैसे उत्तर है एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य। तो इसके बारे में 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के समय संविधान की प्रस्तावना में भारत को एक प्रभुसत्ता संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य घोषित किया गया। ज्ञातव्य है कि मूल संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथनिरपेक्ष अखंडता शब्द नहीं थे। यानी जब 1950 में इसकी प्रस्तावना बनाई गई थी तब ये शब्द नहीं थे। इन्हें तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी द्वारा गठित सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वें संविधान संशोधन 1976 में प्रस्तावना में जोड़ा गया। अब इसमें कई सारे प्रश्न बन गए, थोड़ा इसको रुककर हम लोग पढ़ते हैं। संविधान की जो प्रस्तावना है, संविधान जब लागू होता है 26 जनवरी 1950 को लागू होता है, लेकिन इसकी प्रस्तावना या सब संविधान कंप्लीट होता है 26 नवंबर 1949 को। अब जब 1950 में लागू होता है तब संविधान में की प्रस्तावना में शब्द समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता जैसे शब्द नहीं थे। लेकिन जब प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी ने 42वें संविधान संशोधन को करवाया, किस समिति के द्वारा करवाया, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर 42वां संविधान संशोधन कराया 1976 में, तब इसमें ये 3 शब्द जोड़े गए। तो इससे कई बार प्रश्न बनते हैं कि समाजवादी, पंथनिरपेक्ष और अखंडता शब्द कब जोड़े गए और यह किसकी सिफारिश में, या कि 42वां संविधान संशोधन कब हुआ, या यह किसकी सिफारिश पर हुआ। तो हमें इनसे कई सारे प्रश्न देखने को मिलते हैं, इसलिए इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। अब हमने 12 प्रश्न पढ़ लिए हैं। 13 प्रश्न हमने पढ़ लिए हैं। 13 प्रश्न में से हम लोगों ने कम से कम 1 या 2 प्रश्न एक प्रश्न से मिला होगा, तो यह 20-30 प्रश्न इससे बन सकते हैं। तो हमने इसको अच्छे से पढ़ा है। हम अगले पार्ट में इसकी और प्रश्न इसके आगे से बढ़ेंगे और इसके आगे के प्रश्न पढ़ेंगे। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।